तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? कैसे हो? क्या हाल चाल आप सभी के? बहुत अच्छे। चलो तो लास्ट दिन, जैसा कि हम लोगों ने अपना चैप्टर वन का जो यूनिट टू है, बहुत स्लो चलते 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 हम लोगों ने लास्ट दिन उसको खत्म कर ही दिया। और मैं आपको ट्रू फॉल्स और जो हमारा ये बच जाता है एमसीक्यूज, मैंने आपको सॉल्व नहीं कराया था। मैंने आपको क्या बोला था? घर में आप जस्ट ट्राई कीजिए। आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग वो सॉल्व कर लेते हैं ट्रू फॉल्स और जो एमसीक्यूज है हमारे। बहुतों के मन में ये डाउट होगा कि भैया थ्योरी तो अभी हम पढ़े थे फिर भूल गए, तो टेंशन मत लीजिए। देखो, एक बार तो आपको घर में पढ़ना ही चाहिए वापस। बहुत अच्छा प्रोसेस इसको बनाने के लिए, बहुत अच्छा फ्रूटफुल बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ। आज का दिन हम लोग चैप्टर वन का जो यूनिट टू है, आज हम लोग उसका पूरा खत्म कर ले रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो यूनिट फाइव है, बड़ा छोटा सा अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर एक टॉपिक है। मतलब वो आप उसको चैप्टर या यूनिट नहीं बोल सकते, आप उसको एक टॉपिक बोल सकते हो छोटा सा। आज हम लोग वो भी खत्म कर ले रहे हैं। कर लेने के बाद मैं एक लेक्चर डिटेल्ड में आप लोग के लिए लाऊंगा यूनिट थ्री। एक लेक्चर डिटेल में आप लोग के लिए लाऊंगा यूनिट फोर। तो हमारा वन टू थ्री फोर और फाइव तो मैं आज आपको करा ही रहा हूँ, ये भी खत्म हो जाएगा। जो हमारा फिर बचेगा सिक्स और सेवन। सिक्स और सेवन को मैं मर्ज करके आपके लिए छोटा सा एक लेक्चर लाऊंगा, मैं आपको उसमें भी वो पढ़ा दूंगा। बिल्कुल को बेसी दिमाग नहीं लगाना। सिक्स और सेवन हो जाने के बाद इसी वीक में एक सेपरेट आपके लिए कोशिश करूंगा 3.5 से 4 घंटा के भीतर में एक वीडियो मैराथन रिकॉर्ड करने का, जिसमें चैप्टर वन में टोटल हम लोग 100 और 120 पन्ने में हम लोग जो ज्ञानबाजी किए हैं, तब आपको मैं एक जगह एक सेपरेट लेक्चर में 3 से 4 घंटे के लिए ले आऊँ। जो कि आप लोग के लिए अभी रिवीजन करने के लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। जो लोग अभी खाली लेक्चर देख रहे हैं लेकिन वो घर में पढ़ नहीं रहे, तो एक बार देखने से आपको क्या सब एक बार रिकॉल हो जाएगा। और जैसा कि बता दूं, चैप्टर वन से बेसिकली ज्यादा चांसेस है कि आपका थ्योरी आने का। तो देखो, थ्योरी के लिए क्या होता है ना, आप एक बार कर लो। और चैप्टर वन में हम लोगों ने ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ा होगा। लेकिन थ्योरी के साथ साथ जहां सम इंस्टीट्यूट अगर दे दिया तो आप लोग थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। देखो, चैप्टर वन में मैंने आपको कोई कोई भी यूनिट में कोई एकदम मतलब डिटेल्ड में बोलो, या आप डिटेल में तो पढ़ेंगे। और ये मत सोचो कि नहीं, कोई भी सम्स बहुत ट्रिकी है, नहीं कोई हाथी घोड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। जो भी सम्स हम लोग किए हैं सब तो हम लोग थ्योरी के बेस में ही किए हैं। आप लोग को अभी भी डाउट है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग जो 4 घंटा का क्लास लेंगे, वो 4 घंटा में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को सब करा लेने का। आज देखो, आज क्लास को ज्यादा लेट ना करते हुए आज हम लोग चैप्टर टू का ये करते हैं। हमारा जो क्वेश्चंस वगैरह है वो सॉल्व करते हैं। करने के बाद हम लोग चैप्टर फाइव में जंप कर जाएंगे। चैप्टर वन का यूनिट फाइव में जंप कर जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आज का वीडियो भी छोटा हो, लेकिन उतना भी छोटा नहीं रहेगा लास्ट दिन के अंदर आधा घंटा का। लेकिन हाँ, हम लोग कोशिश करते, ठीक है। देखो, सबसे पहले ट्रू फॉल्स हम लोग का क्या दिया मेरे भाई। ट्रू फॉल्स है सबसे पहले हम लोग को बोलता है। जैसा कि आप जानते हो, आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स कितने नंबर का आता है? 2 मार्क्स ईच आता है। हाँ भैया, 2 मार्क्स मतलब हम लोग क्लास में बैठ के अंदाजा मारेंगे, टी होगा कि एफ होगा, टी होगा कि एफ होगा, टी एफ टी एफ टी एफ 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 एफ। ऐसे करने के लिए 2 नंबर मिलेगा नहीं भाई। टी और एफ लिखने के लिए आपको तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है या तो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, या तो 0.5 दे देगा या तो देगा ही नहीं। आपको लिखना होगा विद रीजन कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। आपको क्या लगता है? अगर आप कोई चीज को ट्रू बता रहे हो तो आप उसके बारे में और एक्सप्लेन करो कि हाँ ये चीज इसीलिए ट्रू है। अगर आप कोई चीज को फॉल्स बता रहे हो तो आपको काउंटर बताना पड़ेगा, नहीं ये चीज गलत है, सही तो ये है ना। तो आपको 2 मार्क्स ईच इसीलिए देता है। और मेरे भाई, मुझे तो लगता है गोल्डन है, क्योंकि 12 नंबर में से अगर आप एकदम बढ़िया से करते हो तो 7 8 तो 9 तो कोई भी उठा सकता है। तो देखो, हमारे लिए 40 लाना कितना ईजी हो जाएगा। 40 में से अगर आप 8 9 अगर आप ऑब्जेक्टिव में स्कोर कर ले रही हो तो ट्रू फॉल्स को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना हमें। हाँ, देखो, अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए और ज्यादा ज्ञान ना देते हुए हम लोग शुरू कर दे। द कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन कीपिंग बिजनेस अफेयर फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल अफेयर। अच्छा, बोल रहा है एक तो कॉन्सेप्ट अपने लोग पढ़े थे ना। कौन सा कॉन्सेप्ट था? जिसमें हम लोग बिजनेस को पर्सनल अफेयर से अलग कर देते हैं। हाँ भैया, आप लोग भूल गए हो, एंटिटी कॉन्सेप्ट हम लोग कुछ करके पढ़े थे। हाँ भैया, नहीं याद आ रहा? नहीं याद आ रहा मेरे भाइयों को एंटिटी कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, भूल जाते हैं। क्यों भूलते हो मेरे भाई? क्यों? बताओ। देखो, एंटिटी कॉन्सेप्ट में अपने लोग क्या पढ़े थे मेरे भाई? एंटिटी कॉन्सेप्ट कीप्स द बिजनेस सेपरेट फ्रॉम द ओनर। एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम लोग ओनर को बिजनेस से एकदम सेपरेट कर रहे थे कि मेरे भाई आप तो अलग हो। एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम लोग ओनर को क्या बता रहे थे कि मेरे भाई ओनर जी, आप बिजनेस से अलग हो, आपका पर्सनल ट्रांजेक्शन हम लोग बिजनेस में नहीं दिखा सकते। आप जो भी इन्वेस्ट करोगे ना वो हम लोग कैपिटल के रूप में दिखाएंगे। और बिजनेस से आप जो भी उठाओगे उसको हम लोग ड्रॉइंग्स के रूप में दिखाएंगे। याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं। लेकिन गलत बात है, रिवीजन आप लोगों को करना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू क्या बोल रहा है? एमसीक्यू बोल रहा हूँ, ट्रू फॉल्स क्या बोल रहा है?
कि कुछ तो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे जिसमें हम लोग बिजनेस को पर्सनल अफेयर से, ओनर का पर्सनल अफेयर से अलग करते थे। क्या वो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट था? ना भाई, वो तो हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट था। मैचिंग कॉन्सेप्ट था कि एंटिटी कॉन्सेप्ट था, आप बताइए। भैया हम लोग तो एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़े थे, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये थोड़ी था। मैचिंग कॉन्सेप्ट में तो हम लोग अपना अपना रेवेन्यू और अपना एक्सपेंस को मैच करते थे। मैचिंग कॉन्सेप्ट अपने लोगों को ये सिखाता था कि मेरे भाई आप वही एक्सपेंस को दिखाओ जिससे आप फ्यूचर में मोस्टली आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और उसी पीरियड का एक्सपेंस को दिखाओ। कोई अलग सा आगे साल का एक्सपेंस अगर आपने कर दिया है तो उसको इस साल में मत क्लब करो, उसके लिए आप वो प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग आप ये बुक कीजिए। हम लोग पढ़े थे ना। तो ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट थोड़ी होता है, ये तो हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट में लिखा है। तो फॉल्स लिख के आपको डिटेल बताना होगा कि नहीं ये चीज तो हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट में था। फिर बोल रहा है एंटिटी कॉन्सेप्ट मींस एंटरप्राइज इज लायबल टू द ओनर। बोला हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एंटरप्राइज जो है ना, हमारा एंटरप्राइज मतलब बिजनेस, वो ओनर के लिए लायबल है। जो ओनर हमारा कैपिटल इन्वेस्ट करता है। हाँ भाई, हम लोगों ने एंटिटी कॉन्सेप्ट में याद है कुछ पढ़ा था। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट में अपने क्या पढ़ा था कि जो हमारा ओनर इन्वेस्ट करता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। और एक बात बताओ, ओनर हमारा इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? ताकि हमारे ओनर को चाहिए रिटर्न। रिटर्न मतलब हमारे ओनर को चाहिए प्रॉफिट, है ना। और हमारा एंटरप्राइज तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो प्रॉफिट कमा के अपने पास थोड़ी रखेगा। वो अल्टीमेट में प्रॉफिट कमा के क्या कर देगा, ओनर लोग को रिटर्न कर देगा, है ना। हमारा एंटरप्राइज इतना खराब नहीं है, वो प्रॉफिट कमा के क्या कर देता है, ओनर लोग को रिटर्न कर लेता है। तो और ये जो ओनर, तो इसीलिए हम लोग प्रॉफिट को हमेशा किस साइड दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। पढ़े थे कि नहीं? बोल दो नहीं पड़े थे। इसलिए हम लोग हमेशा प्रॉफिट को क्या करते हैं, लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, क्योंकि हमारा इंटरप्राइज जो भी प्रॉफिट अर्न करता है वो अल्टीमेट में उसको ओनर लोग को रिटर्न करने होते हैं। तो मतलब हमारे इंटरप्राइज क्लिक कर जाए। तो बड़ा एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि इंटरप्राइज ओनर के लिए लायबल है। मतलब इंटरप्राइज के पास एक तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है ओनर के लिए जब भी कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओनर डालता है। हाँ, एंटरप्राइज हमारा हमारा ओनर अगर कैपिटल डाल रहा है हमारे बिजनेस में, तो एंटरप्राइज जो कैपिटल लेके रख थोड़ी लेगा। मैंने आपको रुपया दिया तो आपके माथे में कर्जा हो गया ना कि आपको मुझे रुपया रिटर्न करना है। वैसे ही मैं ओनर हूँ, एक बिजनेस में रुपया लगा रहा हूँ, तो हमारे एंटरप्राइज के लिए तो कर्जा हो गया, एक तो लायबल हो गया कि उसको ओनर को रुपए देना होगा रिटर्न में। तो ये हमारा आंसर क्या है मेरे भाई? ट्रू। तीसरा बोलता है एक्रूअल मीन्स रिकॉग्निशन ऑफ मनी। ओके, मनी इज रिसीव। अच्छा पहले आप बता दो एक्रूअल मतलब क्या होता है। भैया एक्रूअल मतलब याद है हम लोग क्या पढ़ते थे कि एक्रूअल मतलब जहां पर हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे मर्चेंटाइल बेसिस में। एक्रूअल मतलब जहां हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे मर्चेंटाइल बेसिस में। मर्चेंटाइल बेसिस भैया हमें ये सिखाता था कि आपका रेवेन्यू और एक्सपेंस होने से मतलब है। रेवेन्यू मतलब वो रेवेन्यू जिसमें आपका हक आ चुका है, आपको रुपया भले ही नहीं मिला, कोई बात नहीं, आपका हक आ गया ना, वो आप और इसको इनकम को रिकॉर्ड करो। एक्सपेंस भैया, भैया खर्चा तो हुआ है लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं किया, नहीं किया ना, तो भी आप रिकॉर्ड करो। मतलब एक्रूअल बेसिस में हम लोग को कैश से लेना देना नहीं होता, कैश आपको मिला कि नहीं मिला आप रिकॉर्ड कर लो। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक्रूअल मतलब जब मनी रिसीव हुआ और जब पे हुआ, नॉट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट एज दे आर अंडर इनकर्ड। गलत बात है मेरे भाई। एक्रूअल में हमें ये थोड़ी सिखाता है कि जब मनी रिसीव हुआ जब पेड हुआ। एक्रूअल में तो हमें ये सिखाता है कि जब आपने रेवेन्यू अर्निंग किया और जब आपने एक्सपेंस को इनकर कर लिया, भले ही आपने पे किया कि नहीं किया। ये एमसीक्यू तो गलत है, ये तो कैश बेसिस का बात कर रहा है, ये भी फॉल्स है। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स। फिर बोल रहा है द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट स्टेट दैट नो चेंज शुड बी काउंटेड अनलेस इट हैज मटेरियलाइज। पूरा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि कोई भी चेंज को आप वो नहीं करोगे जब तक वो मटेरियलाइज हो। कितना एमसीक्यू है। थोड़ा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि कोई भी चेंज आप नहीं करोगे जब तक वो मेटेरियलाइज हो। नहीं भाई, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट हमें ये थोड़ी सिखाता है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट तो हमें ये बताता है कि अकाउंटेंट जी, आपको तो अपना फ्यूचर का इनकम को आज से वो नहीं करना, मतलब प्रिडिक्ट नहीं करना। आपको फ्यूचर का एक्सपेंस अगर कोई लग रहा है तो आप उसका भले ही प्रोविजन बना दो, लेकिन आप इनकम को प्रिडिक्ट मत करना। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में तो हमारा चेंज वेंज का कोई मतलब ही नहीं आया, ये भी फॉल्स है। फिर बोलता है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी याद है कि आपको हर साल क्या रहना, अकाउंटेंट जी आपको कंसिस्टेंसी रहना। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपके पास कंपेरेबिलिटी में दिक्कत आ जाएगी। तो बोला जो कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट है इंप्लाइज नॉन फ्लेक्सिबिलिटी।
एज नॉट टू अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव मेथड ऑफ अकाउंट। बोला कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी से क्या होगा ना, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। क्यों नहीं फ्लेक्सिबल होगा? क्योंकि ये हमें कोई, ये नॉट अलाउ, ये हमें अलाउ नहीं करता कोई इम्प्रूव मेथड ऑफ अकाउंटिंग में। भाई ये तो गलत, फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है। कौन बोल दिया आपको कंसिस्टेंसी के बारे में? हम तो ये जानते हैं कि नहीं भाई, कंसिस्टेंट रहना तो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जिससे आप ये भी कर पाओगे, मतलब आप अपने आप को कंपेरिजन भी कर पाओगे अपने बिजनेस को, है ना। इन ऑर्डर टू अचीव कंपेरेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द अकाउंटेंट को क्या मेंटेन करना है मेरे भाई? अकाउंटेंट को क्या मेंटेन करना है? कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, पता नहीं क्या। द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इज अप्लाइड पर्टिकुलरली व्हेन अल्टरनेटिव रिकॉर्ड ऑफ आर एक्सेप्टेबल फॉलोली, ठीक है। हम लोग ये पढ़े थे ना कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, तो ये एमसीक्यू भी हमारा क्या निकला मेरा? ट्रू फॉल्स। एमसीक्यू बार बार ट्रू फॉल्स बन जाता। तो बोल रहा है कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इंप्लाइज नॉन फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं, नॉन फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं होता मेरे भाई, फ्लेक्सिबल ही होता है। नॉट टू अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्रूव मेथड ऑफ अकाउंटिंग। नहीं, कंसिस्टेंसी तो कोई मेथड ही नहीं है। कंसिस्टेंसी हमारा काउंटिंग करने का कोई मेथड थोड़ी है, वो तो बस बताता है कि नहीं भाई आप कंसिस्टेंट रहो। तो ये क्यों बोल रहा है कि नॉट टू अलाउ, या मैं अलाउ नहीं करता कि कोई अकाउंटिंग मेथड को इम्प्रूव करूँ? नहीं, ये तो बात ही नहीं है। फिर बोला द मेटेरियलिटी डिपेंड ओनली अपॉन द अमाउंट ऑफ आइटम एंड नॉट अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस। कौन बोल दिया? मेटेरियलिटी क्या खाली आप अमाउंट देख के करोगे, साइज वाइज नहीं देखोगे? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। मेटेरियलिटी में आते हैं, जब भी आप कोई चीज का मेटेरियलिटी सेट करोगे तो आप क्या खाली अमाउंट देख के छोड़ दोगे? साइज वाइज नहीं देखोगे? देखो, मेटेरियल, प्रिंसिपल, परमिट, अदर कॉन्सेप्ट टू बी इग्नोर्ड इधर। मेटेरियल कॉन्सेप्ट में तो हम लोग ये पढ़े थे कि आप पूरा चीज का डिस्क्लोजर दे दो, पूरा चीज का डिस्क्लोजर दे दो। और कौन से चीज का डिस्क्लोजर दे दो? जो चीज यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस चीज को लेके यूजर्स लोग डिसीजन ले सकते हैं, वो चीज आपके लिए मटेरियल है, और वो चीज का आप डिस्क्लोजर दे दो। बाद बाकी चीज आप डिस्क्लोजर करके अकाउंटेंट का प्रेशर मत बढ़ाइए। मटेरियलिटी में अपने ये सीखे थे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, जिससे हमारे यूजर्स लोग एक रैशनल डिसीजन ले पाते हैं, है ना, कि उसको हमारे कंपनी के साथ रिलेशन रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा मटेरियलिटी। तो अब आप बोलोगे कि भाई कितना अमाउंट तक का मटेरियल मांगे? देखो, अलग अलग अमाउंट, अलग अलग मटेरियल, अलग अलग लुक के अलग अलग व्यूज है। अब आपका बिजनेस का साइज वाइज सब चीज आपको देख के पता करना होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि मटेरियलिटी खाली अमाउंट से पता चलता है, नॉट अपॉन द साइज। एकदम फॉल्स है। फिर बोल रहा है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द मेथड ऑफ ट्रांजेक्शन बाई विच रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट फॉर विच इन एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्चुअल पेमेंट आर मेड। भैया, रिसिप्ट एंड पेमेंट कब आपको एक्चुअली में रिसीव हुआ? ये तो हमारा कैश बेसिस था, हमारा एक्रूअल बेसिस थोड़ी था। एक्रूअल बेसिस में तो हम लोग मर्चेंटल बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हमें रिसिप्ट और पेमेंट से मतलब नहीं होता। मेरा कोई चीज इनकम में हक आ गया तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, भले ही मुझे वो रुपया मिला कि नहीं मिला। याद है, मैंने ट्यूशन पढ़ाने का बहुत सारे एग्जाम्पल दिया था। तो ट्रू फॉल्स हमारा कैसा हुआ? दूसरा ट्रू, बाकी सब फॉल्स। चेक कर लेते हैं। दूसरा ट्रू, बाकी सब फॉल्स, 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 फॉल्स। अब आओ हम लोग बेटा जल्दी से एमसीक्यू में आ जाते हैं। एमसीक्यू क्या बोल रहा है? ऑल द फॉलोइंग आइटम आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। हम लोग तीन चीजें एज्यूम करके चलते थे, याद है? एक था भैया कि हाँ हमारा एंटरप्राइज गोइंग कंसर्न तो रहेगा ही, एक कंसिस्टेंसी रहेगा ही, और बताओ बताओ बताओ, और आप लोग कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं किए हो, मतलब आप लोग एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो किए हो। भूल गए? हम लोग तीन चीज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन था ना लास्ट में, अभी लास्ट क्लास में दिखाया था कि आप तो गोइंग कंसर्न होंगे ही, इसके लिए डिस्क्लोजर नहीं देना होगा। तो अब ये बताओ, आप तो कंसिस्टेंसी होंगे ही। अब अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप डिस्क्लोजर दो, लेकिन अगर आपने खुद डिस्क्लोजर नहीं दिया, देन हम तो भाई ये एज्यूम करेंगे कि आप कंसिस्टेंट हो, मतलब आपने पिछले साल जो अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट किया था, इस साल भी आपने वही अकाउंटिंग पॉलिसी से चल रहे हो। तीसरा, आप कैश बेसिस में नहीं हो, आप एक्रूअल बेसिस में हो, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब मैं तो ये समझूंगा कि आप एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हो। अगर आप कैश बेसिस पे आ रहे हो, हालांकि कोई आता नहीं है, तो आप डिस्क्लोजर दे दो। तो ये बिजनेस एंटिटी कहाँ से आ गया? तो हम लोग पूछ रहा है
नीचे दिया गया सारा आइटम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है? ये बिजनेस एंटिटी कहाँ से हमारा अकाउंटिंग एजम्पशन आ गया भाई? हाँ, बोलो। फिर बोल रहा है टू प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया चार्ट तो हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक एकदम प्राइमरी नेचर में आता था, याद है? हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था। ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में चार्ट तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता था। अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। तो कौन सा हमारा प्राइमरी में आता है? देखो एक्चुअली है तो हमारा सभी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? प्राइमरी, प्राइमरी देखो ना, बुक में भी अलग से दिया हुआ है तो सभी। लेकिन जब हम बात करेंगे फोर फर्स्ट फोर प्रिंसिपल का बात करेंगे, प्राइमरी का बात करेंगे, देन मेरे भाई हम लोग को चार्ट का नाम याद रखना होगा। फिर बोलता है मेरे भाई, कनिका इंटरप्राइज फॉलो द रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएटिंग मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर। अच्छा, बोला जो कनिका इंटरप्राइज है ना, हर साल वो डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो कर रही है डेप्रिसिएशन का। कौन सा मेथड फॉलो कर रही है? डब्ल्यूडीवी। देखो जो लोग 11-12 पढ़े होंगे कोई बात नहीं, अगर आप लोग को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। हमारा डेप्रिसिएशन का एक पूरा पर्टिकुलर चैप्टर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन का दो फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक डब्ल्यूडीवी मेथड। आप कौन सा फॉलो प्रोसेस कर रहे हो? आप अचानक कभी आप ये फॉलो प्रोसेस में आ रहे हो, फिर आप इस प्रोसेस में आ जा रहे हो, फिर इसमें आ रहे हो, फिर इसमें आ रहे हो, क्या आप कंसिस्टेंट हो एक जगह? नहीं भाई, आपको तो एक जगह कंसिस्टेंट रहना होगा, है ना? तो कनिका एंटरप्राइज कर क्या कर रही है? ईयर आफ्टर ईयर वो हर साल ना डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करिए। इसका मतलब वो कंसिस्टेंसी है मेरे भाई, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रख रही है कनिका एंटरप्राइज। फिर बोलता है, एक जन ने कार परचेज किया 5 लाख का। ओके, क्या परचेज किया? देखते हैं। एसेट्स, एसेट्स में मेरे कार कितना का शो है मेरे भाई? 5 लाख। बाई मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 1 लाख। ओके, इसका मतलब बैंक में मेरा कुछ रुपया था, बैंक से मेरा 1 लाख रुपया चला गया। एंड साइनिंग का 4 लाख बिल पेबल। अच्छा, मतलब आपने 5 लाख का कार खरीदा, 5 लाख में से आपने 1 लाख बैंक में से पे कर दिया। हाँ, और बचा 4 लाख आपने पे नहीं किया, आपने बोला कि मैं पे कर दूंगा। इसका मतलब आपके लिए लाइबिलिटी हो गया बचा 4 लाख का, है ना? एज अ रिजल्ट ऑफ इस ट्रांजेक्शन, रिजल्ट से क्या हुआ? क्या आपके पास टोटल एसेट का बात कर रहा है, टोटल, सिर्फ कार का नहीं, क्या आपके पास टोटल एसेट 5 लाख का बढ़ गया? ना भाई, मेरे पास 5 लाख का एसेट आया जरूर, लेकिन बैंक से मैंने 1 लाख पे भी तो कर दिया। बैंक में जो रुपया वो भी तो मेरा एसेट है। तो टोटल एसेट मेरा 5 लाख से कहाँ बढ़ा? 5 लाख का गाड़ी आया, 1 लाख मैंने पे किया, 4 ही लाख का तो एसेट बढ़ा। मतलब ये एमसीक्यू गलत। मेरा टोटल लाइबिलिटी आपका 4 लाख से बढ़ गया। अरे भाई, लाइबिलिटी तो मेरा बढ़ा, लेकिन एसेट भी तो कुछ बढ़ा ना, ये भी गलत है। तीसरा क्या बोल रहा है? टोटल एसेट आपका 4 लाख से बढ़ा, विद लाइबिलिटी भी 4 लाख से बढ़ा। एसेट कैसे 4 लाख का बढ़ा, बोलो बताओ तो। एसेट कैसे 4 लाख का बढ़ा? देखो भाई, मेरे पास कार आया 5 लाख का, लेकिन बैंक से आपका 1 लाख रुपया कम हो गया ना पेमेंट करने में। बैंक से आपने 1 लाख रुपया पे किया कि नहीं किया? तो आपका बैंक भी तो एक एसेट है। तो टोटल एसेट आपका मैं बताऊं कितना रुपया का बढ़ा? भैया 4 ही लाख का तो मेरा एसेट बढ़ा, तो आपका टोटल एसेट भी 4 लाख का बढ़ गया। 4 लाख का माथे में कर्जा भी आ गया, जिसको रुपया देना है, क्योंकि अभी तो आप 1 ही लाख रुपया पेमेंट किए हो। ठीक है। फिर बोलता है, मोहन ना परचेस किया 15 लाख का गुड। बोला मोहन ने परचेस किया 15 लाख का गुड, अब बेच दिया 4/5 ऑफ द गुड 18 लाख। ये पूरा 15 लाख का गुड्स परचेस किया। 4/5 गुड्स बेच दिया, मतलब 1/5 गुड अभी भी आपके पास है। 4/5 गुड्स आपने बेच दिया, मतलब 1/5 गुड। देखो 15 लाख में से आपको, देखो अभी क्लियर बता दूंगा, लेकिन अभी बढ़िया से समझ नहीं है। देखो 3 लाख का गुड्स अभी भी आपके पास है, जबकि आपने क्या किया? 12 लाख का गुड्स बेच दिया। ओके, बोले 12 लाख का आपने खरीदा, सॉरी, गुड्स आपने खरीदा, और बोले उसमें आपने 2.5 लाख रुपया और खर्चा किया, 2.5 लाख और खर्चा किया, तो आपका टोटल खर्चा कुछ हो गया। बोला ही काउंटेड नेट प्रॉफिट 3.5 लाख।
कौन सा अकाउंटिंग प्रोसेस उसने अडॉप्ट किया है? बोल रहा है मोहन ने परचेज किया 15 लाख का गुड्स, और 15 लाख में से 4-5 गुड्स बेच दिया 18 लाख में। देखो इसके लिए जगह देखो, 15 लाख का गुड्स खरीदा था, 15 में से 4-5 गुड अगर आपने परचेज किया तो आपने 12 लाख का परचेज किया, और उसमें आपका और एक्सपेंस कितना का हो गया भैया? मेरा तो एक्सपेंस 2.5 लाख का और हो गया, मतलब टोटल आपका कितना खर्च हो गया? 14.5 लाख हो गया। आपने बेचा कितने पे भैया? 18 लाख पे बेच दिया, मतलब बेचा 18 लाख पे, लेकिन आपका खर्चा था 14.5 लाख, मतलब 3.5 लाख आपका प्रॉफिट हो गया। यही तो क्वेश्चन बोल रहा, क्वेश्चन तो मुझे यही समझाना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है ना। बोले कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है? तो मेरे भाई आप देखो, आपके मन में कितना जन के मन में अब ये क्वेश्चन आ गया होगा, भैया खरीदा तो 15 लाख का था, लेकिन 4-5 क्यों रिकॉर्ड किया? क्योंकि भाई मेरे मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आप उतना ही रुपया खर्चा में दिखाओ जितना रुपया से आप रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो। जब मैंने बेचा ही 4-5 गुड्स है, 1/5 गुड्स तो अभी भी मेरे पास पड़ा है, तो मैं पूरा टोटल गुड्स का मैं खर्चा कैसे क्लेम कर लूं? समझ रहे हो? 15 लाख में से आपने बेचा कितना? 4/5, तो मैं खर्चा भी दिखाऊंगा 4/5 गुड्स का, बचा कुचा गुड्स तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में बचा रहेगा ना। 15 लाख में से 1/5 गुड्स तो अभी भी आपके पास बचा है, आपने तो बेचा ही है 4/5 गुड्स, तो मैं खर्चा भी क्लेम करूंगा 4/5 गुड्स का। समझ आया? तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था? मैचिंग कॉन्सेप्ट था भाई, मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग ये चीज सीखे थे ना, भूल गए हो आप लोग सब? मिटा लेने दो यार। फिर बोल रहा है एक बिजनेसमैन है, परचेज किया 25 लाख का गुड एंड 80% ऑफ सच गुड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड सोल्ड, बेच दिया 80% गुड। मतलब 25 लाख का आपने परचेज किया था, 80 लाख आपने बेच दिया, 80% बेच दिया, मतलब 20%, मतलब 25 लाख का 20%, 5 लाख का गुड्स अभी भी आपके पास है। बोला मार्केट वैल्यू तो 4 लाख निकला। ही वायलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ, बोला इसने कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बोला है? ही वैल्यूड द क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट, एट कॉस्ट। बोल रहा है देखो 25 लाख का आपने परचेज किया था, 80% आपने बेच दिया, तो हम लोग खर्चा भी 80% का क्लेम करेंगे, 20% आपके पास बचा है, मतलब आपके, और ये जो 20% गुड्स बचा है इसका कॉस्ट कितना है? कॉस्ट भैया खरीदे ही थे 5 लाख में, ये 20% जो गुड्स है, ये 20% का कॉस्ट है ना 5 लाख। भले ही मेरा मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है, 4 लाख। याद है कंजर्वेटिज्म जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कंजर्वेटिज्म में मैं आपको क्या बताया था कि अकाउंटेंट जी आप ना फ्यूचर इनकम को प्रिडिक्ट मत कीजिए, जबकि फ्यूचर के एक्सपेंस को प्रिडिक्ट कीजिए। और एक्सपेंस को ही प्रिडिक्ट करते हुए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, मतलब कॉस्ट आज इतना चल रहा है, जबकि अकाउंटेंट जी को हमारा पता है कि भाई मार्केट में गुड्स 4 लाख का हो गया, मतलब मेरा 1 लाख रुपया कम हो गया गुड्स का, तो अभी भी आप बुक्स में 5 लाख में क्यों रिकॉर्ड करके रखे हो? उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया, क्यों 5 लाख? आपने कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को वायलेट कर दिया ना मेरे भाई। फिर बोला कैपिटल ब्रॉट इन बाई द प्रोपराइटर। अच्छा देखो ये बिजनेस है, 1 लाख का एसेट्स मेरे मालिक ने इन्वेस्ट किया, तो ओनर कुछ भी लगाता है तो लाइबिलिटी साइड आ जाता है, और ये 1 लाख से आपके पास बैंक बैलेंस भी तो बढ़ गया ना 1 लाख का आपके बिजनेस का। तो अगर हमारे ओनर कुछ भी लगाते हैं तो एक तरीके से हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी भी क्रिएट हो जाता है, सॉरी, लाइबिलिटी भी बढ़ जाता है और साथ में एसेट्स भी बढ़ जाता है। क्योंकि आज मैं हूँ, मैंने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाया, तो कल तो बिजनेस को मुझे 1 लाख रुपए रिटर्न देने हैं, तो बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। साथ ही साथ वो 1 लाख रुपए बिजनेस के बैंक अकाउंट में पड़े हैं, तो बिजनेस के पास एसेट भी है। तो जब भी ओनर रुपया लगाता है तो बिजनेस के पास लाइबिलिटी भी आ जाता है, साथ साथ एसेट भी क्रिएट हो जाता है, पूरा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एंटिटी।
पूरा एंटिटी का लाइफ टाइम तक। अकाउंटिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद, पूरा पूरा लाइफ टाइम, हमारा बिजनेस लाइफ टाइम 80-90 साल जो भी चलेगा चलेगा, उसमें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से भैया? अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से। हम लोग जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे सब हम लोग अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। कंजर्वेटिज्म तो अलग चीज है भैया। कंजर्वेटिज्म तो एक तो हम लोग को सिखाता है कि आप लोग फ्यूचर इनकम को मत अभी से प्रिडिक्ट करो। मैचिंग कॉन्सेप्ट तो हमें ये बताता है कि आप जो भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे वो मैच विद द रेवेन्यू होना चाहिए। जबकि हमारा क्वेश्चन ये पूछा है कि पूरे लाइफ टाइम में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं भैया? अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करते हैं फाइनेंस। 9 नंबर क्या बोल रहा है? कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी लिक्विडेटेड। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है कि फ्यूचर में हमारा बिजनेस एंटरप्राइज लिक्विड बंद नहीं होगा, इसीलिए तो हम लोग गोइंग कंसर्न एज्यूम करके चलते हैं। कुछ नहीं लिखा रहता है तो हम ये एज्यूम करते हैं आपका बिजनेस वही गोइंग कंसर्न है, लिक्विडेट नहीं होने वाला है। फिर 2 का 1 क्या पड़ा? एसेट्स आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर। हम लोग एसेट क्यों रखते हैं बिजनेस में? सेल करने के लिए। हाँ, हाँ, अगर आपका बेचने का ही काम है तो आपका एसेट नहीं हुआ तो भी वो आपका स्टॉक हो गया। आपने आपने मान लो आपने बिजनेस में फर्नीचर क्यों लगाया, एसी क्यों लगाया? भैया फर्नीचर एसी इसलिए लगाया ताकि ये तो हमारा भैया बिजनेस का नेसेसिटी है। ये लगाएंगे तो ही कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, एक तो लग्जरियस बनेगा, ये लग्जरियस बनेगा तो ही हम रेवेन्यू अर्निंग कर पाएंगे। ना कि हम मेरे घर में हम लोग एसी लगाते हैं बेचने के लिए, ना कि उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए, बल्कि हम लोग ऐसे इसीलिए लगाते हैं ताकि हम लोग कुछ ना कुछ रेवेन्यू अर्निंग कर पाए बिजनेस। समझ रहे? बोला रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इज जनरली रियलाइज इन द पीरियड। बोला जनरली क्या होता है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं हम लोग कौन सा पीरियड में उसको रियलाइज कर लेते हैं? जिस पीरियड में हम लोग का सेल हुआ। रेवेन्यू आप किस पीरियड पे रियलाइज करोगे? जब सेल किए। मान लो आप सेल ही कर रहे हो तो 2024 में, तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे 2025 में? ऐसा थोड़ी होगा। तो आप जिस पीरियड में सेल कर रहे हो, जिस पीरियड में सेल इज मेड, उसी पीरियड में आप रेवेन्यू रियलाइज कर लो। बोला द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू द बैलेंस शीट रिजल्ट्स इन। बड़ा कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट से क्या होता है भैया? कंजर्वेटिज्म हमें ये सिखाता था कि आप फ्यूचर इनकम को कंसीडर मत करो, जबकि फ्यूचर एक्सपेंस कुछ होने वाला है तो उस पर गौर कीजिए। और कंजर्वेटिज्म हमें ये सिखाता है कि आप एसेट्स, जैसे मान लो क्लोजिंग स्टॉक है, वो भी तो एक एसेट है। याद है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर से मेरा कहना है कि आपने मान लो एक स्टॉक खरीदा, आपका स्टॉक का दाम था 5 लाख, लेकिन आपको मार्केट में अब मिलेगा 2.5 लाख ही। तो कंजर्वेटिज्म के हिसाब से हमें 2.5 लाख का लॉस रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, बचा 2.5 लाख को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। तो कंजर्वेटिज्म से आपका क्या हुआ? आपका एसेट बढ़ गया कि आपका एसेट घट रहा है? कहीं ना कहीं भैया मेरे हिसाब से तो एसेट घट रहा है, क्योंकि मान लो आज आपका एक तो मोबाइल है, मोबाइल को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। आप मोबाइल को खरीदते हो 1 लाख में, लेकिन मार्केट में मोबाइल का वैल्यू 50,000 बच जाता है, तो आप उसको एक में थोड़ी रिकॉर्ड करोगे। कंजर्वेटिज्म तो हमें यही सिखाता है ना? तो कंजर्वेटिज्म से होता क्या, एक तरीके से हम लोग का एसेट का अंडर स्टेटमेंट हो जाता है, एसेट्स को हम लोग कम कम दाम में दिखाने लग जाते हैं। बोला डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल। अच्छा, ट्रेड पेबल मतलब बिजनेस को जिसको पे करने हैं। आज मान लो एक बिजनेस है, बिजनेस को राहुल को देने थे 4 लाख रुपए, लेकिन अब राहुल को देने हैं 3 लाख रुपए। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल। हमारा ट्रेड पेबल कम हो चुका है। कम हो चुका है मतलब क्या? इसका मतलब आपने उसको पेमेंट कर दिया होगा। इसका मतलब उसने आपको पेमेंट आपने उसको पेमेंट कर दिया होगा। ट्रेड पेबल मतलब बिजनेस को जिसको पे करना है। पहले मुझे देना था 4 लाख, अब मुझे देना है 3 लाख। ऐसा क्यों? मैंने 1 लाख उसको पेमेंट कर दिया होगा। तो मैंने कर दिया तो मेरा एसेट कम हो गया ना मेरे भाई, मेरा एसेट कम हो गया ना। फिर द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ। बोला कोई भी आप एक्सपेंस डिटरमाइन करोगे
एक अकाउंटिंग पीरियड में कौन से प्रिंसिपल के साथ, तो या मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ। हम लोग तो सारा एक्सपेंस हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट को देखते हुए करते हैं, ये तो अपने पढ़ लिए थे। बोले इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज स्प्लिट। हाँ, पूरे हमारा हमारा इंटरप्राइज का इकोनॉमिक लाइफ कितना भैया नहीं पता, 100 साल भी चल सकता है, 200 साल भी चल सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्प्लिट करके छोटे छोटे टुकड़ों पे बांट लेते हैं, उसी को तो अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है। ये भी पढ़ लिए थे। फिर क्या बोला, इफ एन इंडिविजुअल एसेट इज इंक्रीज। अच्छा, मान लो आपने फर्नीचर खरीद लिया 4 लाख का, देयर विल बी अ करिस्पॉन्डिंग। तो आपका अगर फर्नीचर आपने 4 लाख का खरीद लिया, तो 4 लाख आपने कहाँ से खरीदा होगा, या तो आपने बैंक से 4 लाख रुपया पे किया होगा, नहीं तो भैया बैंक से नहीं पेमेंट किया, कोई बात नहीं, एक तो लाइबिलिटी आपने उधारी पे खरीद लिया होगा, तो आपके पास लाइबिलिटी भी 4 लाख का क्रिएट हो जाएगा। तो एक एसेट के इंक्रीज होने से क्या हो सकता है, आपका लाइबिलिटी बढ़ सकता है, नहीं तो एसेट भी घट सकता है ना। एक एसेट के बढ़ने से दूसरा एसेट थोड़ी बढ़ेगा, बल्कि दूसरा एसेट तो कम होगा ना, क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा तो आपके बैंक से रुपया गया, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। तो एक एसेट के बढ़ने से क्या होगा, दूसरा एसेट या तो घट जाएगा, नहीं तो लायबिलिटी और बढ़ जाएगा, यही तो हो सकता है। सोच के देखो, हम लोग 11 12 पास। बोला परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। ओके, तो हेलो गाइस, एक्चुअली हुआ क्या था, अभी सडन पढ़ाते पढ़ाते मेरा घर का अचानक से इलेक्ट्रिसिटी पूरा पावर कट हो गया था, तो इसीलिए मुझे वीडियो स्टॉप करके अब मैं वापस से आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इनकन्वीनियंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हम लोग जहाँ थे हम लोग वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, हाँ। और एक छोटा सा मेरे प्लान में ये चेंजेस मैंने किया है कि आज आप लोग को चैप्टर यूनिट 5 अकाउंटिंग पॉलिसी ना करवा के हम लोग यूनिट 3 कर लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि देखो हमारे पास टाइम है, अभी हम जहाँ पर थे वहां पर हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर हम लोग करते हैं। कल हम लोग लास्ट क्या पढ़े थे, अगर कोई इंडिविजुअल अगर कोई इंडिविजुअल एसेट आपका बढ़ जाता है तो क्या हो सकता है। बैलेंस शीट है, आपका एसेट बढ़ गया, आपका 4 लाख का अगर फर्नीचर आपने खरीदा है, तो ये 4 लाख का फर्नीचर आपने कहाँ से खरीदा होगा, आप खुद सोचिए। या तो आपने बैंक से रुपया पेमेंट कर दिया होगा, या तो आपसे बैंक से पेमेंट कर दिया होगा, या तो आपने कर्जा लेके आपने एसेट खरीदा होगा। तो इसका दो ही पर्सपेक्टिव हो सकता है, कि या तो आपका मतलब एसेट्स कम हो जा रहा है, और या तो आपका लाइबिलिटी बढ़ जा रहा है, जिसका हम लोगों ने ऑप्शन बी देखा था, या तो दूसरा एसेट कम जा रहा है, या तो आपका लाइबिलिटीज बढ़ जा रहा है। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। अरे यार, क्यों क्यों, ये नहीं पता। बोला परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, छोड़ो, वैसे भी बोला परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। बोला मशीनरी को अगर हम लोग कैश में परचेज करेंगे, आपने मशीनरी परचेज किया कैश में, आप खुद बताइए ना, आपके पास एक एसेट आया, एक एसेट चला गया, है ना। आपके पास, मैं इस पेज में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास आपने मशीनरी खरीदा 1 लाख का, और 1 लाख में आपने कैश भी दे दिया, तो आपके पास 1 लाख का कैश भी तो चला गया ना। तो अल्टीमेट में आपका एसेट में क्या इफेक्ट आया, 1 लाख का मशीन आया, 1 लाख का कैश गया, कैश में तो जीरो इफेक्ट रहा। समझ रहे हो। अगर आपने कैश में मशीन खरीदा तो आपका टोटल एसेट बढ़ा कि घट गया कि अनचेंज रहा, भैया मेरा तो टोटल एसेट अनचेंज रहा। समझे मेरे बात भाई। बोला कंसीडर द फॉलोइंग डेटा परटेनिंग टू अल्फा लिमिटेड। ओके मेरे भाई, बोल रहा है कि मशीन का कॉस्ट कितना था मेरा भाई, 10 लाख रुपए। इंस्टॉलेशन चार्ज मेरा कितना लगा मेरे भाई, 11 लाख, 1 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू मैंने कितना था मेरे भाई, 12 लाख रुपए। तो वाइल फाइनलाइजिंग द अकाउंट इफ द कंपनी वैल्यू द 12 लाख, पहले आप बताओ मशीन का कॉस्ट कितना होना चाहिए। भैया मेरे मशीन का तो कॉस्ट होना चाहिए 10 लाख रुपए, प्लस इंस्टॉल कराने का कॉस्ट भी मेरा मशीन का कॉस्ट होता है। क्यों होता है, मैं आपको एक पूरा स्टोरी बताऊंगा। अभी जस्ट हम लोग जब कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे, मैं आपको उसमें पूरा क्लियर स्टोरी बता दूंगा। बस आप इतना ही याद रखो कि हम लोग जब भी कोई चीज इंस्टॉलेशन कराते हैं, तो हमारे मशीनरी या प्रोडक्ट का ही पार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब मेरा कॉस्ट कितने का रहा भैया, भैया मेरा तो कॉस्ट रहा 11 लाख रुपए का, है ना।
मेरा तो कॉस्ट रहा है 11 लाख रुपए का, लेकिन आप बुक्स में मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो। हम लोग तो भैया अकाउंट्स में ये सीखे थे कि आप हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन ये सर जी तो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट को वायलेट कर रहे हैं मेरे भाई? कॉस्ट कॉन्सेप्ट को वायलेट कर रहे हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ही तो वायलेट कर रहे हैं ना। ठीक है, आप पूरा देख लेना, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। देखो यूनिट 2 पे ही हम लोग ने सबसे ज्यादा जोड़ दिया है, इतना जोड़ दिया है कि कुछ ज्यादा ही जोड़ दे दिया। लेकिन ठीक है, हर एक मेहनत अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन एक ना एक दिन जरूर पता चलेगा। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग अपना बेसिक टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपना यूनिट 3 पे जंप कर जाते हैं। यूनिट 2 में बंद ही कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग अपना यूनिट 3 पे आ जाते हैं गाइस। यूनिट 3 जैसा कि मैंने आपको बोला कि आज हम लोग यूनिट 3 भी कर लेते हैं। यूनिट 3 हमारा है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गाइस। दो चीज बताता है कि एक कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, दो चीज हम लोग का यूनिट 3 बताता है। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, दो दो चीज के बारे में बात करते हैं। 1 मिनट गाइस। देखो सबसे पहले मेरे भाई हम लोग ये पढ़ते हैं, हम लोग ये क्या चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर ही है एक्सपेंडिचर के बारे में, रिसिप्ट्स के बारे में। तो भैया रिसिप्ट्स को तो अभी गोली मारी है, पहले आप मुझे एक्सपेंडिचर के बारे में बताइए मेरे भाई। आज हम लोग, आपको मैं एक बात बताता हूँ भाई, एक्सपेंस मतलब आप लोग क्या जानते हो? हम लोग यूनिट 1 में हम लोग एक्सपेंस का डेफिनेशन पढ़े थे, पढ़ लिए थे कि भाई कुछ भी खर्चा होता है तो वो मेरा एक्सपेंस हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको ये बोलूंगा कि एक्सपेंस मतलब खाली खर्चा नहीं होता है। एक्सपेंस में आपको दो टाइप का खर्चा देखना होता है, कि वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है, कि वो आपका कैपिटल एक्सपेंस है। गौर से सुनिएगा मेरे भाई, मैंने आपको क्या बोला। कभी भी हम लोग एक्सपेंस का जब बात करेंगे एज अ बिजनेस, मुझे ये दो चीज आपको आपको ये सोचना होगा कि वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है कि कैपिटल एक्सपेंस है। और मैं आपको बता दूं, चैप्टर यूनिट 1 और यूनिट 2 तो पूरा थियोरेटिकली था। दिस इज नॉट अ थियोरेटिकली, ये आपको एक तरीके से आप इसको प्रैक्टिकली मान के चलो। और ये आपका एग्जाम में इस यूनिट से क्वेश्चन आने का चांस है 100% है। क्वेश्चन आता ही आता है, इंस्टीट्यूट जरूर आपसे टेस्ट करेगा कि बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आप जरूर से पढ़े। तो अब हमारा एज अ बिजनेस एंटिटी, आज हमारे बिजनेस एंटिटी में कोई भी एक्सपेंस हो रहे हैं तो दो तरह का एक्सपेंस हो रहे हैं, एक रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस है, एक कैपिटल के एक्सपेंस। 1 मिनट गाइस, फिक्स से खुला रहा। चलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस। तो मैं क्या बोला कि हम लोग एक्सपेंस मतलब तो जानते हैं। आप चलो एकदम बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से खत्म कर दें। हम लोग एक्सपेंस मतलब तो जानते हैं, पर भैया ये बताइए कि एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस मतलब तो जो भी मेरे हाथ से खर्चा वो एक्सपेंस है। हाँ भाई वो एक्सपेंस है, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब हमें हर एक्सपेंस को क्या करना होगा ना, रेवेन्यू एक्सपेंस या कैपिटल एक्सपेंस, आपको मुझे ये बताना होगा। आज हमारा बिजनेस या एंटरप्राइज जो भी खर्चा कर रहा है, जो भी खर्चा कर रहा है, आपको बस ये अपने आप को क्लैरिफाई कर लेना है कि भाई ये रेवेन्यू एक्सपेंस है कि कैपिटल एक्सपेंस है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्यों भैया हम लोग क्यों क्लैरिफाई करेंगे? क्लैरिफाई इसलिए करेंगे कि अगर वो चीज रेवेन्यू एक्सपेंस होता है तो हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, और अगर वो चीज हमारा कैपिटल एक्सपेंस होता है तो हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, हम लोग उसको बैलेंस शीट पे लेके जाएंगे। समझ आया? एक्सपेंस तो दोनों ही है, बिजनेस के लिए खर्चा दोनों ही है। लेकिन अब आप बताओगे कि वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है कि कैपिटल एक्सपेंस है, क्योंकि अगर वो मेरा भाई रेवेन्यू एक्सपेंस होता है तो हम लोग उसको पीएल में लेके जाएंगे, और अगर वो मेरा कैपिटल एक्सपेंस होता है देन हम उसको बैलेंस शीट पे लेके जाएंगे। इस यूनिट में इंस्टीट्यूट ने सम्स एकदम भर भर के समुद्र की तरह दे दिया है। आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना, बहुत सम्स इंस्टीट्यूट ने डाला है। इतना प्रैक्टिस कर लोगे, बस आप कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे ना, हर सम्स का आंसर आप ही बताओगे मेरे को। समझ आया? अब मैं आपको ये बता दूं कि भैया दोनों में डिफरेंस बता दीजिए, दोनों में डिफरेंस बता दीजिए। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। नहीं स्टोरी छोड़ो,
कैपिटल एक्सपेंस क्या चीज होता है मेरे भाई? देखो हम लोग कैपिटल एक्सपेंस के बारे में अगर समझ जाएंगे तो ऑब्वियसली जो चीज हमारा कैपिटल एक्सपेंस नहीं वो रेवेन्यू एक्सपेंस हो जाएगा। देखो कैपिटल एक्सपेंस के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे मेरे भाई? कैपिटल एक्सपेंस हम लोग वो चीज को बोलेंगे जो जो एक्सपेंस करने से, ये एग्जाम्पल करा रहा हूँ, सब एग्जाम में मत लिखा जाना आप लोग से, अभी हम लोग बुक करेंगे। देखो मान लीजिए आपने अपने एंटरप्राइज में, आपने अपने बिजनेस में, आपने कोई ऐसा चीज पे खर्चा किया जिस चीज पे खर्चा करने से आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जिस चीज पे खर्चा करने से आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लाइक आपने एक मशीनरी खरीदा, उस मशीन पे खर्चे करने से आपको क्या फायदा मिला पता है? आपका मशीन और आपको ज्यादा यूनिट्स बना के देगा। मतलब समझ रहे हो, आपका मशीन पहले उतना एफिशिएंट नहीं था, लेकिन अब खर्चा करने के बाद क्या हुआ ना, मशीन और ज्यादा एफिशिएंट हो गया है। तो अगर आप कोई इस तरह का खर्चा कर रहे हो, जो चीज खर्चा करने से आपका प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग हो रहा है, वो चीज हमारा कौन सा एक्सपेंस है मेरे भाई? वो चीज हमारा कैपिटल एक्सपेंस है। वो चीज हमारा कौन सा एक्सपेंस है? कैपिटल एक्सपेंस है। ठीक है। हाँ, अगर आपने कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो जिस चीज का खर्चा करने से आपका कोई प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ना कि आपका कोई ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, रेवेन्यू का हम लोग बात नहीं करें, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू का तो हम लोग पीएल का बात करते हैं। तो भैया मेरे, हम लोग रेवेन्यू का बात नहीं कर रहे। आप खाली इतना याद रखो, आपका प्रोडक्शन पहले से बढ़ रहा है, आपने अपने बिजनेस में कुछ ऐसे चीज के ऊपर खर्चा किया जिससे आपका पहले 1 लाख यूनिट बनता था, लेकिन अब तो आपका 1/20 यूनिट बनेगा। तो आपका प्रोडक्शन पहले से बढ़ा ना, इसका मतलब आपने जो भी खर्चा किया ना वो कैपिटल एक्सपेंस का खर्चा किया, कैपिटल नेचर का खर्चा किया। दूसरा, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, पकड़ लो। आपने कोई ऐसे चीज के ऊपर खर्चा किया जिससे खर्च करने से पहले एफिशिएंसी बढ़ रहा है, पहले आपका इतना कोई एफिशिएंसी नहीं था। आपका मशीन पहले, वही मतलब सेम ही एग्जांपल चल रहा है, आपका मशीन पहले इतना एफिशिएंट नहीं था, लेकिन अब वो मशीन ज्यादा एफिशिएंट है, तो हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा हो गया। तीसरा, एक एग्जांपल लिख लो, रिडक्शन इन वर्किंग एक्सपेंस। ये सब मैं एग्जांपल करा रहा हूँ, अभी हम लोग पूरा जो करेंगे हम लोग इंस्टीट्यूट का मैथ से करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देखो इस बैच में मैं आपको जो भी करा रहा हूँ इंस्टीट्यूट का मैथ से करा रहा हूँ। एक्चुअली इंस्टीट्यूट का मैथ के ऊपर हम लोग को जाना नहीं है, जस्ट हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं। आप मान लो आप अपने ऑफिस में ना ऐसा खर्चा कर रहे हो, मान लो कि एक्चुअली हुआ कि आपने ऑफिस में चैट जीपीटी इंस्टॉल करा लिया। एग्जाम्पल, चैट जीपीटी कितने रुपए का इंस्टॉल कराया सर? मैंने तो चैट जीपीटी 2 लाख रुपए का इंस्टॉल कराया। अब ये 2 लाख का चैट जीपीटी इंस्टॉल कराने से क्या हो गया? आपको ना, आपके ऑफिस में 5 स्टाफ थे, वो 5 स्टाफ का काम आपका ये चैट जीपीटी कर दे रहा है। मतलब आपने चैट जीपीटी 2 लाख का तो इंस्टॉल कराया, लेकिन इंस्टॉलेशन से क्या फायदा हो गया कि आपके ऑफिस में जो 5 लोग मिलकर काम कर रहे थे, वो काम अकेला चैट जीपीटी खुद ही कर देगा। तो अब आपको तो वो 5 स्टाफ को सैलरी नहीं देना ना, नहीं देना ना, तो आपका वर्किंग एक्सपेंस तो कम हो गया, कम हो गया ना। तो ये भी आपका, अगर आप कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो जिससे आपका वर्किंग एक्सपेंस कम हो जा रहा है, तो वो भी हमारा कौन सा एक्सपेंस में आएगा भाई? कैपिटल नेचर के एक्सपेंस में आएगा। और ऐसा चीजों को हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला, आपने कोई भी चीज के ऊपर खर्चा किया जिसका आपको बेनिफिट इस साल नहीं, आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिल रहा है। लाइक मान लो हम लोग अपने घर में एसी क्यों लगा रहे हैं? ताकि एसी हम लोग 1 साल में एसी रिप्लेस कर दे नहीं। हम लोग तो घर में एसी इसीलिए लगाते हैं मेरे भाई, ताकि हम लोग उससे 5 साल, 10 साल, 15 साल हम लोग एसी से बेनिफिट ले सके ना, हम लोग लॉन्ग टर्म इंजॉय कर सके वो प्रॉपर्टी को। तो आप ऐसा कोई खर्चा कर रहे हो जिस चीज से आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए इंजॉय मिलेगा, वो चीज आपका कैपिटल नेचर का खर्चा रहेगा। साथ ही साथ आप कोई ऐसा चीज के ऊपर खर्चा कर रहे हो जिस चीज के खर्च करने से आपके पास ऐसा चीज आ रहा है जिससे आपका प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है, वो चीज कैपिटल नेचर का खर्चा है। साथ ही साथ एफिशिएंसी बढ़ रहा है। साथ ही साथ आप जो चीज के ऊपर खर्च कर रहे हो ना, आप ऐसा चीज ले रहे हो, जो चीज लेने से आपका बल्कि और खर्चा कम होने वाला है, वर्किंग एक्सपेंस कम होने वाला है, कम होने वाला है ना, तो वो चीज भी आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है। ठीक है। बहुत एग्जाम्पल करेंगे, आराम से आप समझोगे। तो भैया रेवेन्यू नेचर का क्या खर्चा होता है? रेवेन्यू मतलब देखो डेली का खर्चा, लाइक आप सैलरी दे रहे हो, ये दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, सब वो तो वो सब हम लोग पीएल में लेके जाते हैं। लेकिन जो कैपिटल नेचर का खर्चा है मेरे भाई, हम लोग उसको पीएल पे लेके नहीं जाते। अब मैं आपको एक स्टोरी बता दे रहा हूँ, शांति से आप मेरा एक स्टोरी सुनो। मैं हूँ आंसू अग्रवाल।
बट आपको पता है मैंने ना एसी परचेज किया था लास्ट ईयर। एक्चुअली मेरे पापा ने किया था, मैं कहाँ से रुपया लगा। मैंने एसी परचेज किया था 35,000 का। अब आपको पता है कोई भी मेरी मम्मी से आके पूछता है कि भाभी जी एसी आपने कितना का खरीदा, तो मेरी मोम सबको कितना रुपया बोलती है एसी का? 45,000। क्यों? अब बोलोगे भाई कुछ हजम नहीं हुआ। मैंने तो एसी खरीदा 35,000 का, लेकिन मेरी मोम, इतना वो समझ आ रहा है ना कि मैंने जो भी एसी खरीदा ये मेरा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है कि कैपिटल नेचर का। तो मेरे भाई ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, क्योंकि ये इससे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट इंजॉय करेंगे ना, और हम लोग को बेनिफिट भी मिलते रहेगा, साल दर साल मिलता रहेगा। साल दर साल में एसी के नीचे मस्त बैठ के हवा खाएंगे। तो ये जो मैंने एसी खरीदा 35,000 का, तो मेरी मम्मी सबको क्यों 45,000 का बोलती है? मम्मी भी तो कुछ सोच समझ के बोलती होगी, हाँ, क्योंकि देखो, आपको स्टोर से लेके घर तक का एसी क्या हाथ में ले आओगे? उसका खर्चा लगा होगा ना 2,000 अप्रोक्स, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, घर में लाने के बाद क्या एसी अपने हाथ से ही फिट कर लिए होंगे पूरा मैकेनिक की तरह? नहीं ना। एसी का इंस्टॉलेशन चार्ज लगा होगा कुछ, मान लो इंस्टॉलेशन चार्ज मेरा 10,000 रुपया लगा है, 8,000 रुपया लगा है। तो देखो ना, टोटल मिला के 45,000 हो गया। इसका मतलब मैं आपको एक ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी, मान लो आप कैपिटल नेचर का आप खर्चा कर रहे हो, लाइक मान लो आप एक मशीन खरीदते हो, तो मशीन को लाने का जो ट्रांसपोर्ट खर्चा हुआ, आप मशीन इंस्टॉल कराने का जो खर्चा हुआ, वो सब भी आपका कैपिटल नेचर में इंक्लूड होगा। आप भी हमारे मम्मी की तरह बनिए, कोई मशीन खरीदेंगे तो ये मत बोलना भैया 20,000 का मशीन खरीदे, 3,000 का इंस्टॉल कराए, 2,000 का ये कराए। नहीं भाई, एक बार में बोलो ना कि मैंने तो एसी 45,000 का लिया है, बात खत्म। होता है कि नहीं होता है? सच सच बताइए। मेरे पास घर में तो होता है, और मम्मी झूठ नहीं बोल रही है, मैं आपको प्रूफ करा रहा हूँ। देखो एसी भले ही था 35,000 का, लेकिन आज कोई भी मेरी मम्मी से पूछेगा भाभी जी एसी कितने का है, तो मेरी मम्मी तो ये बोलती है भाई एसी तो मेरे 45,000 का है। इसका मतलब मम्मी जब ये बात बोलती है 45,000 का है, तो मम्मी उसमें ट्रांसपोर्ट भाड़ा को इंक्लूड कर लेती है, इंस्टॉलेशन भाड़ा को इंक्लूड कर लेती है। आप मेरे भाई बात समझ रहे हो? तो आप मेरे याद रखना, कभी भी हम लोग इंस्टॉलेशन का जो खर्चा देते हैं, वो भी मेरा कैपिटल नेचर का ही खर्चा होता है। समझ आया? अब हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो इतना तो जरा जरा सा बेसिक आइडिया लग गया होगा कि एक्सपेंस दो टाइप का होता है, नाम ही है चैप्टर का। देखो ये पढ़ते हैं, थोड़ा फॉर असर्टेनिंग द पीरियोडिकल बिजनेस रिजल्ट। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग का जो भी बिजनेस करते हैं, हम लोग पीरियोडिकल बिजनेस रिजल्ट मेंटेन करते हैं। साल दर साल हम लोग नया नया, हम लोग हर साल अकाउंटिंग क्लोज करके हम लोग हर साल नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी एनालाइज। आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया आपको एनालाइज करना होगा कि वो ट्रांजेक्शन आपका कैपिटल है कि रेवेन्यू नेचर का है। इसी यूनिट में अपने सीख रहे हैं। बोला रेवेन्यू एक्सपेंस, बढ़िया से एकदम सुनना। रेवेन्यू एक्सपेंस रिलेट टू द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड और द आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर बेनिफिट ऑफ विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड। ये वर्ड बहुत बढ़िया बोल दिया। बोलता है रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब वो टाइप का खर्चा जिसका बेनिफिट ना आपको इसी साल मिलेगा, विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड, मतलब इस साल से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। जो मिलेगा इसी साल तक बेनिफिट मिलेगा, इसी पीरियड तक बेनिफिट मिलेगा। वो आपका रेवेन्यू खर्चा है। आप सैलरी देते हो एक महीना का, तो आप कितना महीना बेनिफिट उठाते हो? भैया एक ही महीना तो उठाते हैं। एक महीना सैलरी देते हैं तो एक महीना वो लोग आके मेरे यहाँ काम करता है। यही होता है ना। तो आपको बेनिफिट कितना दिन के लिए मिला? इस साल ही मिला कि अगले साल के लिए भी बेनिफिट मिला? ना भैया, एक महीना का सैलरी दिए तो एक ही महीना आके काम किया, ये हो गया मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन आप हर महीना तो आप एसी नहीं बदलोगे ना, इसका मतलब आपको उसका बेनिफिट अगले साल भी मिलने वाला है। तो हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आओ प्रकाश डालते हैं हम लोग। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड जनरेट्स बेनिफिट, हेल्प्स इन रेवेन्यू जनरेशन ओवर वन, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंस मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो हम लोग को रेवेन्यू जनरेशन में तो हेल्प करता ही है, साथ साथ बेनिफिट देता है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब साल दर साल हम लोग को बेनिफिट देगा। भैया एक साल तो नहीं पता, लेकिन एक साल से ज्यादा बेनिफिट तो देगा। ये हो गया मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको अब रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पता लगाने आ गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जिसका बेनिफिट आपको इसी पीरियड में मिलेगा, अगले पीरियड में नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका बेनिफिट आपको अगले पीरियड में भी मिलेगा। लाइक आपने घर खरीदा, घर आपका बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल? भैया कैपिटल है, क्योंकि उसका बेनिफिट तो अगले साल भी मिलेगा। है ना? हम लोग घर अभी इस साल थोड़ी बेच देंगे। ठीक है।
फिर क्या लिखा था, डिस्टिंक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इज रेवेन्यू एंड कैपिटल। बोला है हम लोग रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस कर देते हैं, क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ प्लेसिंग देम इन पी एंड एल अकाउंट और इन द बैलेंस शीट। हाँ, ये तो अभी हम लोग पढ़ के आए। हम लोग को कैपिटल और रेवेन्यू नेचर में क्यों डिफरेंस लाना है भाई, क्योंकि हम लोग को ये पता लगाना होगा ना कि किसको पीएल में भेजे, किसको बैलेंस शीट में। रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन पीएल पे जाता है, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट पे जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर सोन इन पी एंड एल अकाउंट। हम लोग बोल ही दिए कि जो भी आप रेवेन्यू का खर्चा करिए वो सब आपका पी एंड एल अकाउंट में जाता है, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको एक साल में ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। पीएल मतलब क्या, इस साल का प्रॉफिट बताओ, इस साल का खर्चा बताओ, इस साल का इनकम बताओ, इस साल का एक्सपेंस बताओ। तो आप जो भी रेवेन्यू खर्चा कर रहे हो वो इतना छोटा खर्चा होता है ना कि उसका बेनिफिट आपको इसी साल मिल जाएगा, अगले साल के लिए कोई आपका वो नहीं है। तो इसलिए हम उसको पीएल में दिखाते हैं। ठीक है। हाँ, जबकि हम लोग वाई capital expenditure are placed on the asset side of the balance sheet as they will generate benefit for more than one accounting period। हाँ, कि भैया आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो हम लोग उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट हम लोग को एक साल से ज्यादा मिलेगा। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ गया कि भैया हम लोग एसेट साइड क्यों दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड क्यों नहीं दिखाते। तो मेरे भाई ये बताओ, आज आप कोई एसी खरीद रहे हो तो एसी तो आपका एसेट ही है ना। भले ही आपने वेंडर को पेमेंट किया कि नहीं किया, आपके माथे में लाइबिलिटी है वेंडर, एसी थोड़ी लाइबिलिटी है। एसी तो आपका एसेट ही है, समझ रहे हो। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोला आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा खर्चा। कैसे मेरे भाई आप डिसाइड करोगे कि कौन सा खर्चा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो बोला आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला बात है आपका नेचर ऑफ बिजनेस देखें। नेचर ऑफ बिजनेस देखें। अब आप एक बात मान लो, मेरा बिजनेस है लैपटॉप्स का, मेरा बिजनेस ही है लैपटॉप का मेरे भाई। तो एक बात बताओ, मैं डेली परचेस करता हूँ एक 1,000 लैपटॉप अप्रोक्स, और 1,000 में से मैं सेल भी कर देता हूँ 900 800 कुछ भी, समझ रहे हो। क्योंकि भैया मेरा तो बिजनेस ही है लैपटॉप का। तो ये तो कॉमन बात है कि मेरे पास डेली इतना लैपटॉप आ रहा है, डेली इतना लैपटॉप जा रहा है। तो मैंने जो ये खर्च किया ना परचेस करने पे, जो मैंने खर्चा किया, तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंस तो नहीं होगा ना मेरे भाई, क्योंकि मेरा बिजनेस ही है लैपटॉप का। आज मैं लैपटॉप खरीदा, मैं कल उसको बेच दूंगा, मैं कल उसको बेच दूंगा। लेकिन आप अगर कोई कैपिटल नेचर का आप खर्चा कर रहे हो, आप एसी क्यों खरीद रहे हो अपने बिजनेस में, ताकि उसको रीसेल कर दो। नहीं ना, आप तो कैपिटल नेचर का खर्चा इसीलिए कर रहे हो ताकि आप उसे बेनिफिट रिसीव कर पाओ, ना कि आप उसको बेच के रुपया कमा पाओ, है ना। लेकिन भैया अब आप एक बात बताइए, मेरा अगर बिजनेस ही है लैपटॉप का, तो मैंने जो लैपटॉप खरीदने के पीछे खर्च किया, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मेरे पास तो डेली इतना लैपटॉप आता है, फिर मैं बेच देता हूँ, आता बेच देता हूँ, मैं तो बेनिफिट रिसीव नहीं कर रहा। तो अगर आपका बिजनेस ही है लैपटॉप का, तो आपका भाई मेरे भाई वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपको पीएल पे शो करना चाहिए। लेकिन मेरा बिजनेस लैपटॉप का नहीं है, मेरा कोई गारमेंट्स कपड़ा का बिजनेस है मेरे भाई। तो कपड़ा का बिजनेस है और मैंने 2 लैपटॉप खरीदा, तो मेरे कपड़े के बिजनेस में जो मैंने 2 लैपटॉप खरीदा, क्या मैंने ये लैपटॉप को सेल करने के लिए खरीदा होगा, नहीं भाई, आपका तो बिजनेस कपड़ा बेचने का है। तो आप जो ये भी लैपटॉप खरीदे होगे, आप इसको फ्यूचर बेनिफिट रिसीव करोगे। तो ये इस बिजनेस के लिए आपका ये कौन सा नेचर का खर्चा है, कैपिटलाइज नेचर का खर्चा है। जबकि इस बिजनेस के लिए वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, समझ रहे हो। कोई भी खर्चा रेवेन्यू है कि वो कैपिटल नेचर का खर्चा है, सबसे पहले तो आपको डिफरेंस कैसे पता कर लोगे, नेचर ऑफ बिजनेस देख के। अगर आपका बिजनेस ही वही चीज का है तो भाई आपके लिए वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो गया। लेकिन आपका बिजनेस कुछ और है, आप खरीद कुछ और रहे हो, तब तो भाई वो कैपिटल नेचर का खर्चा हो गया। और एक ट्रेडर जो खरीदता बेचता है, और एक ट्रेडर जो कि खाली फर्नीचर खरीदता बेचता है, तो जो भी फर्नीचर खरीदेगा ना उसके लिए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो आज फर्नीचर खरीदा कल बेच देगा। बट फॉर एनी अदर ट्रेड, दूसरे बिजनेसमैन लोग के लिए, जो भी उसने फर्नीचर खरीदा वो तो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और हम लोग उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। देयर फॉर द नेचर ऑफ द बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। हाँ, ठीक है। दूसरा है रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या है, रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। बोल रहा है आप
कभी भी आप डिसाइड करोगे ना कि ये चीज मतलब ये ट्रांजैक्शन आपका कैपिटल एक्सपेंस है कि रेवेन्यू एक्सपेंस है, आपको रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंस देखना होगा। रेकरिंग कितना बार आप साल में खर्चा कर रहे हो। लाइक मान लो एग्जांपल, आप सैलरी साल में 12 बार देते हो, रेंट साल में 12 बार देते हो, लेकिन आप एसी साल में 12 बार परचेस करोगे क्या? नहीं ना, नहीं करोगे ऑब्वियसली। तो कोई कोई ट्रांजेक्शन में ना आपको रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंस देख के पता चल जाएगा कि वो कैपिटल नेचर का खर्चा है कि रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सपेंस इज क्वाइट ऑफन इन एन अकाउंटिंग ईयर, बहुत कम है, देन तो भाई मतलब क्वाइट ऑफन बहुत ज्यादा है, देन तो हम लोग वो एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू नेचर का बोल देंगे। वाइल नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर इज इनफ्रीक्वेंट इन नेचर, कुछ कुछ खर्चा होता है जो बहुत इनफ्रीक्वेंट, हम लोग कभी कदार एक को खरीद लिए, हर 2-4 साल में एक को एसी खरीद लिए, है ना। हाँ, तो वो चीज हम लोग का कैपिटल नेचर का खर्चा हो जाता है। बोलता है मंथली सैलरी या रेंट इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप जो भी मंथली सैलरी पे कर रहे हो, जो भी रेंट पेमेंट कर रहे हो, तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो गया, क्योंकि आप तो साल में बहुत रेकरिंग नेचर का खर्चा है, कितना बार आप सैलरी देते हो, रेंट देते हो, ठीक है। जबकि वाइल परचेज ऑफ एसेट इज नॉट द ट्रांजेक्शन डन रेगुलरली, आप कोई एसेट्स परचेज किया, लाइक मान लिया आपने एसी परचेज किया, अब एसी आप रोज तो परचेज नहीं करोगे, 2-4 साल में एक बार परचेज करोगे, वो भी रीसेल के लिए नहीं, आप तो उसको अपने बेनिफिट के लिए परचेज करोगे, देन वो खर्चा आपका कैपिटल नेचर का खर्चा हो जाता है। जी मेरे भाई। तीसरा है मेरे भाई पर्पस ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस फॉर रिपेयर ऑफ मशीन मे बी इंकर्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ एसेट सच एज एक्सपेंस आर रेवेन्यू नेचर। बोला आपको एक्सपेंस का पर्पस देखना होगा कि आपने एक्सपेंस क्यों कराया। लाइक मान लो आप टाइम टू टाइम ना आप अपने मशीन को क्या कराते हो, मेंटेनेंस कराना होता है, टाइम टू टाइम आपको मेंटेनेंस कराना होता है, तो क्या वो आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है? नहीं भाई, वो तो मेरा रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, क्योंकि नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ एसेट आपको जरूरी है मेंटेनेंस कराना। हर साल हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को अपने लैपटॉप्स में एंटीवायरस डलाना होता है ना। तो ये जो आप कर रहे हो, इससे ये नहीं कि आपका लैपटॉप और एक्स्ट्रा फंक्शन हो जा रहा है, कुछ आपको एक्स्ट्रा अर्निंग में हेल्प कर रहा है, नहीं। तो ये आपका कौन सा खर्चा मान लो, इसको रेवेन्यू एक्सपेंस का खर्चा मान के पीएल में दिखा दो। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंस आप कर रहे हो मेजर रिपेयर ऑफ एसेट, आप एसेट्स में बहुत बड़ा रिपेयर करा रहे हो, जिस रिपेयर के कारण से पहले आपका एसेट 1 लाख यूनिट देता था, अब आपका एसेट 1.5 लाख यूनिट देगा, तो भाई उससे आपका प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गया, देन वो आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है। समझ आ रहा है मेरे भाई क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि कभी भी हमें डिसाइड करना है कि वो ट्रांजेक्शन आपका रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है, हम कोई शॉर्टकट थोड़ी नहीं अपना सकते हैं, हमें पहले नेचर देखना होगा कि बिजनेस किस नेचर का है। हमारा बिजनेस का वर्क ही है वो चीज का खरीदना बेचना, तो बिजनेस कुछ भी अगर खरीदता है उसके लिए तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो गया। लेकिन हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस कोई और चीज का, और हमने एसी खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, तो एसी टीवी को आप इस साल बेनिफिट थोड़ी इंजॉय करोगे, आप तो साल दर साल करते जाओगे, तो आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है। आपको रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंस देखना, आप साल में कितना बार वो खरीदते हो, साल में 20 बार ऐसे थोड़ी खरीदेंगे, साल में 1 बार 2 बार 3 बार खरीदेंगे, और ज्यादा से ज्यादा कितना बार खरीदेंगे। जबकि आप सैलरी तो हर महीना देते हो, तो आपको क्लियरली आइडिया हो गया कौन सा चीज रेवेन्यू नेचर है, कौन सा चीज बैलेंस शीट में ले जाने लायक है। तीसरा पर्पस, कि आपने पर्पस किस पर्पस में खर्च किया है। एक मशीन में नॉर्मल मेंटेनेंस तो चलता है भाई, वो तो नॉर्मल रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। जबकि आपने ब्रॉड रिपेयर करा दिया अपने मशीनरी पे, तो भाई वो कैपिटल नेचर का खर्चा हो गया, क्योंकि उससे आपको मशीन का प्रोडक्टिविटी पहले से बढ़ चुका है। फिर बोला इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। बोल रहा है आपने कोई भी खर्चा किया जिससे आपको इनकम जनरेट हो रहा है इस पीरियड में, आर रेवेन्यू नेचर एंड शुड बी मैच। ऑन द अदर हैंड, इफ एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू जनरेट रेवेन्यू ओवर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अपने को पता ही है, आपने एक कोई चीज खरीदा, जो भी चीज में आपने खर्च किया उससे आपको इनकम खाली इसी साल जनरेट होगा, रेवेन्यू नेचर। लेकिन आपका रेवेन्यू इनकम जनरेट होगा, अगले साल भी जनरेट होगा, 1 साल से ज्यादा के लिए रेवेन्यू जनरेट होगा। लाइक मान लो आप एसी खरीदते हो, तो एसी से आप एक ही साल हवा खाते हो कि बहुत साल खाते हो? भैया अगर एक ही साल हवा खाते तो वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। एक साल नहीं, बहुत साल हवा खाएंगे, 10 साल खाएंगे, 15 साल हवा खाएंगे, तो भाई वो कैपिटल नेचर का खर्चा। वही तो बोल रहा है कि आपने कोई भी खर्चा किया जिससे आप ना इनकम जनरेट कर पा रहे हो, सिर्फ करेंट पीरियड के लिए, सिर्फ करेंट पीरियड के लिए, तो भाई वो आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा है।
लेकिन आपने वो कोई भी खर्चा किया जिससे आप ना इनकम या रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो 1 साल से ज्यादा के लिए, तो आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है। लास्ट में आपका क्या चीज इंपॉर्टेंट रखता है, एक चीज और, मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी मतलब, ज्यादा मेटेरियलिटी मतलब एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, हम लोग यूनिट 2 में पढ़े थे कि मेटेरियलिटी ये बोलता है कि आप ना पूरा डिस्क्लोजर देने से अच्छा आप वो इंपॉर्टेंट चीजों के डिस्क्लोजर दे दो जिससे यूजर लोग कोई डिसीजन अफेक्ट कर पाते हैं। अब मान लो आपके 1000 करोड़ टर्नओवर का कंपनी है और आपने 20 रुपए का मशीन खरीदा एग्जाम्पल। ये 20 रुपए का मशीन से आप ये बोल रहे हो कि हमारे कंपनी का प्रोडक्टिविटी हफ्ते में 1 यूनिट से बढ़ जाएगा, तो क्या इसको हम लोग कैपिटल नेचर का माने कि रेवेन्यू नेचर का माने? आप बोलेगे कहाँ यार, 10 1 1000 करोड़ का कंपनी, कहा 20 रुपए का मशीन को बोल रहे हो प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव है। तो एज पर मेटेरियलिटी भी आपको डिसाइड करना होता है कि भाई वो चीज हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा है कि रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ गए? अब बीस नेचर का चीज को हम लोग थोड़ी बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, साल दर साल डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे नहीं ना। समझ आ रहा? तो ये तो हमारा डिसाइड करने का कि कौन सा चीज हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा होता है, कौन सा रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है। ठीक है, अब आओ बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से हम लोग अपना इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहा है ओवरऑल ट्रू फॉल्स बताना। आपको पता है एग्जाम में ट्रू फॉल्स कितने नंबर का आते हैं? दो दो नंबर के आते हैं। बोला ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी। ओवरहॉल मतलब एक तरीके से आपने रिपेयर कराया, याद रखना मेरे भाई। ये जो ओवरहॉल ओवरहॉल जो इतना ये लोग इंग्लिश लिख देता है ना, इंग्लिश में बहुत दिक्कत हो जाता है। ये जो ओवरहॉल है, ओवरहॉल का मतलब एक तरीके से हमारा रिपेयर हुआ है। तो बोला सेकेंड हैंड मशीनरी को आपने रिपेयर कराया, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप बताओ, सेकेंड हैंड मशीनरी था, सेकेंड हैंड मान लो एसी था, आप सेकेंड हैंड एसी में रिपेयर करा के क्या करोगे? हाँ भैया, सेकेंड एसी तो एसी है, सेकेंड हैंड एसी को रिपेयर करा दिए ताकि एसी का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, एसी और बढ़िया से वर्क करे। तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है? उसका तो बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा भी मिलेगा। समझ रहे हो बात? तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं हुआ, वो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। आपको बैलेंस शीट में लेके जाना चाहिए। ओवरऑल मतलब आपने रिपेयर कराया। फिर बोलता है मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिडक्शन इन वर्किंग एक्सपेंस, अगर आपका वर्किंग एक्सपेंस घट रहा है तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और आपने मनी खर्चा किया वर्किंग एक्सपेंस कम करने के लिए। लाइक मान लो मैंने एग्जांपल दिया ना, हम लोगों ने क्या किया, चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन ले लिया 2 लाख का। ये चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन लेने से क्या हो गया, अब मुझे 5 एम्प्लॉय को नहीं रखना पड़ रहा है, क्योंकि ये 5 एम्प्लॉय का सारा काम ये चैट जीपीटी कर देगा। तो अब 5 एम्प्लॉय को नहीं रखना पड़ रहा है, तो आपसे मुझे 5 एम्प्लॉय की सैलरी नहीं देनी होगी। और इसका मतलब मेरा वर्किंग एक्सपेंस, वर्किंग का खर्चा कम गया। इसका मतलब मैंने जो चैट जीपीटी के पीछे खर्चा किया था वो भी मेरा कैपिटल नेचर का खर्चा है। तो बोल रहा आपने कोई भी खर्चा किया वर्किंग एक्सपेंस को कम करने के लिए, तो रेवेन्यू नहीं हो सकता मेरे भाई, तो कैपिटल एक्सपेंस का खर्चा है। समझ आ रहा है? देख लो क्या बोल रहा है, इट में बी रीजनेबली प्रिज्यूम दैट मनी स्पेंड फॉर रिड्यूस वुड हैव जनरेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द एंटिटी। तीसरा बोला लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो, मैंने तो आपको बोला ना, आप एसी खरीदे, एसी खरीदने के साथ आपने ट्रांसपोर्ट का भाड़ा दिया, साथ ही साथ आपने इंस्टॉलेशन का भाड़ा दिया, तब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा एसी का अमाउंट के साथ। तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदने के साथ साथ आपको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज खत्म करने होंगे। आपको रजिस्ट्री का रुपया देना होगा, आपको पता ही होगा 10% या 8% रजिस्ट्री का रुपया जाता है। आप 30 लाख का प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको 2 ढाई लाख रुपया रजिस्ट्री में देना होगा, लीगल फीस देना होगा। तो करीब करीब आपने 30 लाख का घर नहीं खरीदा, आपने 35 लाख का घर खरीद लिया, हम तो ऐसा बोलेंगे। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए जो भी लीगल फीस दे रहे हो, तो रेवेन्यू खर्चा कैसे हो सकता है? वो तो कैपिटल के साथ ऐड कर दो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ट्रू। फिर बोल रहा है आपने एक अमाउंट खर्चा किया लॉयर फीस पे, आपने लॉयर को फीस दिया टू डिफेंड अ सूट, कि आप मेरा एक सूट लड़ो, क्लेमिंग दैट फर्म फैक्ट्री साइड बिलोंग टू द प्लेंटिफ इज कैपिटल। आप बस झगड़ा कर रहे हो कोर्ट में कि ये जो साइट है ना, ये हमारा साइट है, इस सामने वाला साइट आपका हड़प चुका है। हड़प लिया तो आपने क्या किया, एक वकील को बुलाया, वकील को आपने फीस दिया। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंस कैसे हो सकता है? अभी आपको जमीन थोड़ी मिल चुका है,
कि आपने जमीन खरीद लिया नहीं। आप जो भी लॉयर को फीस दे रहे हो, इससे आपका कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? नहीं हो रहा ना। कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा ना। ये भी फॉल्स। फिर बोला आपने अमाउंट खर्चा किया फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट। वॉर्न आउट मतलब समझ रहे हो, घिसे पीटे मशीन के पार्ट को आप रिप्लेसमेंट करा रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीन के घिसे पीटे पार्ट को रिप्लेस करा रहे हो। अरे भाई, मशीन के पार्ट अगर घस चुका है तो वो तो रिप्लेस कराना बनेगा ही। मशीन है, पार्ट अगर घिस पिस गया है तो उसको तो रिप्लेस मुझे कराना ही है। तो, तो उसके लिए वो थोड़ी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अमाउंट इज वन आउट इज रेवेन्यू एक्सपेंस सिन इट इज अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। हाँ, क्योंकि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट है, समझ रहे हो। आप टाइम टू टाइम क्या मशीन खरीद लिए, टाइम टू टाइम उसको मेंटेन नहीं कराओगे। और जब आप मेंटेनेंस कराने जाओगे तभी तो आपको पता चलेगा ना, ये पार्ट मेरा घिसा पीटा वोन आउट हो चुका है। आप इसको ये करा लो, रिप्लेस करवा लो। तो ये आपका कौन से नेचर का कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा है। फिर बोलता है आपने कोई भी खर्चा किया रिपेयर में एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंस। अरे, फर्स्ट टाइम आपने बिल्डिंग परचेज किया, आपने बिल्डिंग परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया तो क्या ईटा ईटा में ही रहोगे? तो पूरा व्हाइट पुट्टी मरवा के कलर तो करवाओगे ना। तो जो व्हाइट वॉशिंग कराया वो भी तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट हो जाना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया। जैसे एसी खरीदने के साथ ट्रांसपोर्ट भाड़ा भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बिल्डिंग खरीदते टाइम आप जो व्हाइट वॉशिंग करा रहे हो वो भी तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक्सपेंस होगा ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंस तो नहीं होगा ना, ये भी गलत है। फिर बोल रहा है एक्सपेंस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा इज। हाँ, आप सिनेमा, आपको सिनेमा रन कर रहा है तो रन करने के लिए आपको लाइसेंस खरीदना होगा। ये जो आपने लाइसेंस ले लिया सिनेमा घर को चलाने के लिए, लाइसेंस आपको 1 साल के लिए बेनिफिट दे रहा है कि 1 साल से ज्यादा? नहीं भैया, एक तो टर्म होता है। एक्चुअली मैंने जो लाइसेंस लिया ना, वो तो 5 साल के लिए वैलिड है। समझ रहे हो, मतलब आपको 1 साल से ज्यादा के लिए आपको बेनिफिट मिला, आप 1 साल से ज्यादा उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एकदम करेक्ट बोल रहा है। तो फिर बोला आपने अमाउंट एक्सपेंस किया, अमाउंट खर्च किया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट। ओके, आप कुछ हट बनवा रहे हो जो कि जरूरी है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस एंड वे आर डिमोलिश्ड व्हेन द सिनेमा हाउस वाज रेडी इस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, मतलब जब तक मेरा सिनेमा हाउस नहीं बन जा रहा है तब तक मुझे और तो खर्च करना होगा ना, मुझे टेम्पररी हट्स वगैरह तो बनाना होगा ना। तो उस पर जो खर्चा हो गया, जब तक मेरा सिनेमा हाउस नहीं बन जा रहा है, एक एसेट्स को रेडी टू यूज तक के लिए मेरे भाई, मैंने आपको यही बताया, जो भी खर्चा होता है सब आपका कैपिटल नेचर का पार्ट होगा। तो जब तक आपका सिनेमा हाउस नहीं बन जा रहा तब तक आप जो भी खर्च कर रहे हो वो सब तो आपका कैपिटल एक्सपेंस ही माना जाएगा ना मेरे भाई। ये भी ट्रू है। समझ रहे हो? फिर देखो, थोड़ा स्टेट विद रीजन बताओ कि ये कैपिटल नेचर का खर्चा है कि रेवेन्यू नेचर का खर्चा। ठीक है, पहला बोल रहा है एक्सपेंस इंकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री। अरे भाई, ये तो अभी हम लोग देखे। आप फैक्ट्री चालू करे तो फैक्ट्री चालू करने के लिए आपको वो चाहिए, लाइसेंस चाहिए। फैक्ट्री चालू करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, बिना लाइसेंस के फैक्ट्री तो रन नहीं कर पाओगे। अब ये लाइसेंस आपको तो हो सकता है 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट दे, जिससे आप को रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प होगा। तो ऑब्वियसली ऐसा एक्सपेंस मेरा कौन सा एक्सपेंस है जो इस साल से बियॉन्ड तक मुझे बेनिफिट दे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोला आपने 1,000 रुपये पे किया फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री। आज ही आपने इन्वेंट्री रिमूव कराने के लिए खर्चा पे किया, तो उससे मुझे अगले साल कैसे बेनिफिट मिल सकता है? ये तो रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। फिर बोला रिंग एंड पिस्टन ऑफ एन इंजन वेयर चेंज एट ए कॉस्ट ऑफ 5,000 टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी। अच्छा, मैं 5,000 का खर्च करा रहा हूँ ताकि मेरा एफिशिएंसी पहले से बढ़ जाए, ताकि मेरा एफिशिएंसी पहले से बढ़ जाए। तो ये मेरा कौन सा खर्चा है मेरे भाई? तो कैपिटल नेचर का खर्चा है। कौन सा खर्चा है? कैपिटल नेचर का खर्चा है। खर्चा करने से क्या हो गया, मेरा फ्यूल का एफिशिएंसी पहले से बढ़ गया। फिर बोला मनी पेड टू MTNL फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस। आप टेलीफोन इंस्टॉल करा रहे हो और उसके लिए आपने MTNL को पेमेंट किया, तो पहले भाई ये एक्सपेंस ही नहीं, ये कोई एक्सपेंस है? आप जो भी चीज इंस्टॉल करवा रहे हो, जो भी चीज आप इंस्टॉल करा रहे हो, आप ऑफिस में अपना टेलीफोन इंस्टॉल करा रहे हो, तो आपका ऑफिस में तो एक्सपेंस एसेट्स आ रहा है। में आपका उसमें तो कोई बात ही नहीं हुआ, एक्सपेंस का खर्चा तो हुआ ही नहीं। क्योंकि हम लोग तो इसको खर्चा के नजरिए पे नहीं देखेंगे, हम तो ये देखेगा कि भाई आपके ऑफिस में तो टेलीफोन आ गया। नहीं बोला कोई गलत? बड़ा फैक्ट्री सेट वाज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख। फिर 5,000 हम लोग और दिए टेम्पररी हट बनाने के लिए।
तो टोटल में हम लोग 1,05,000 रुपया को क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर लेंगे। नहीं समझ आया? कैपिटल नेचर का खर्चा मान लेंगे। क्यों? क्योंकि आप जब तक फैक्ट्री शेड नहीं बना लेते तब तक आपको टेम्पररी हट तो बनाना होगा ना, जिसपे लेबर लोग रहेंगे, काम करेंगे। तो एक फैक्ट्री जब तक नहीं बन जाता तब तक जो भी खर्चा उन लोग सबको कैपिटलाइज मार दें। समझ आए हो? बोलते हैं बेस्ट एक सॉल्यूशन, एक कंप्यूटर खरीदता है बेचता है। अच्छा, इसका बिजनेस ही है कंप्यूटर खरीदना बेचना। ठीक है। बोले इसने 20 कंप्यूटर खरीदा रीसेल के पर्पज से, तो ये जो 20 कंप्यूटर इसने खरीदा, ये तो हमारा रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो गया, क्योंकि ये तो इसको रीसेल कर देगा। फिर बोला और एक कंप्यूटर इसने खरीदा 24,000 का अपने अकाउंटेंट के लिए, ताकि उससे अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन हो सके। तो इसका अकाउंटेंट मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए रिसीव करेगा, तो ये तो हो गया आपका कैपिटल नेचर का खर्चा। तो देख लो, जो 20 कंप्यूटर, इस 20,000 करके 20 कंप्यूटर खरीदा, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। बाद बाकी जो अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर है वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस। समझ रहे हो? अब आपको रिसिप्ट समझाए। 1 मिनट गाइस। जो हो सकता है थोड़ा फास्ट चल रहे हो। चलो, तो आप एक्सपेंस मोटा मोटा आप तो एक्सपेंस समझ गए ना क्या? अब हम लोग देखो रिसिप्ट्स पे आते हैं। जैसे एक्सपेंस होता है वैसे रिसिप्ट्स होता है मेरे भाई। देखो दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। आप खर्चा आप बाइफरकेट कर लिए कि कौन सा खर्चा मेरे पीएल पे जाना चाहिए, कौन सा खर्चा मेरे बैलेंस शीट पे जाना चाहिए। कैपिटल नेचर का सारा खर्चा मेरा बैलेंस शीट पे जाता है, जबकि रेवेन्यू नेचर का सारा खर्चा मेरे पीएल पे जाता है। अब ऐसे ही रिसिप्ट हो गया मेरे भाई। रिसिप्ट भी दो तरीके का होता है। रिसिप्ट मतलब जब आपको रुपया मिलता है, देखो रिसिप्ट और प्रॉफिट में बहुत अंतर है। जब मैं आपको बात बोलता हूँ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का मतलब है कि आपको जो भी रुपया आ रहा है आप उसमें से अपना खर्चा माइनस करके नेट इनकम बता रहे हो, नेट प्रॉफिट बता रहे हो। लेकिन मैंने प्रॉफिट वर्ड यूज किया, मैंने रिसिप्ट। एक सामान बेच के आपको कितना रुपया आया, सामान बेच के आपको कितना रुपया आया। तो कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट कॉन्सेप्ट देखो बहुत सेम है। आप कैपिटल रिसिप्ट समझो, जो कैपिटल रिसिप्ट नहीं होगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। अब मान लो आपने कोई मशीन आपने रख के रखा था, जिससे आप सालों साल आप बेनिफिट इंजॉय कर चुके। अब वो मशीन को बेच के जो रुपया है वो आपका कैपिटल रिसिप्ट होगा, जिसको आपको पीएल में नहीं डालना, आपको बैलेंस शीट में शो करना है। लेकिन आप डे टू डे आप सामान रीसेल कर रहे हो, रीसेल करने से जो आपको रिसिप्ट आता है वो तो आपका डे टू डे एक्टिविटी है, वो तो आपको पीएल में डालना होगा, क्योंकि वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। जैसे ही एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपके रिसिप्ट का भी आउट करते हैं, देख लेते हैं। और जैसे ही आपने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखा इन द सेम मैनर, उसी तरीके में कैपिटल रिसिप्ट मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम रेवेन्यू रिसिप्ट। सेम है दोनों का तरीका। बोला रिसिप्ट विच आर ऑब्टेन्ड इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी या रेवेन्यू रिसिप्ट। आपको कोई भी रुपया आ रहा है नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी करके, आपका बिजनेस एक्टिविटी क्या है, सेल करना। आपने सेल किया, आपको रुपया आया, रेवेन्यू रिसिप्ट। एग्जांपल, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड और सर्विसेज। आपका काम ही है ना कि सेल करो रुपया आएगा। आपका काम ही है पिन बेचना, जितना पिन बेचोगे उतना ज्यादा रुपया आएगा। तो जो भी आपको रुपया आ रहा है वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। ऑन द अदर हैंड, जो कि विच आर रेवेन्यू इन नेचर आर कैपिटल रिसिप्ट, बस। जो कि आपका रेवेन्यू नेचर नहीं है, कैपिटल रिसिप्ट है। इसका मतलब जो भी आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो सेल नहीं हुआ है, आपका डे टू डे एक्टिविटी नहीं था एसी बेचना, वो तो एक एसी था सेकंड हैंड पड़ा हुआ था, हमने तो उसको बेच बात दिए। तो वो जो बेच के जो रुपया आया वो आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया मेरे भाई। लाइक मान लो रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, हाँ जैसे कि एसी उसी बेच दिया आपने उठा के, तो एसी तो आपका बेचने का पूरा काम नहीं है डेली का। आप तो एक को पड़ा था आप बेच रहे हो ये सोच के कि हम नया ले लेंगे, है ना। आपको इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, लोन क्लियर कर रहे हो, ओनर का कंट्रीब्यूशन क्लियर कर रहे हो।
तो जो भी कर रहे हो ये सब आपका कैपिटल रिसिप्ट है। ये हम लोग जान लिए कि जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट होगा उसको पीएल में डालेंगे, और जो भी कैपिटल रिसिप्ट होगा सबको हम लोग बैलेंस शीट में डाल देंगे। ठीक है। अब हम लोग पहले सब लोग डायरेक्ट एक एग्जांपल करते हैं। बोल रहा बताओ ये कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू। और एक मशीन था 10 लाख का, आपने 12 लाख में बेच दिया। बेचा कितना पे? 12 लाख में। रिसिप्ट कितना आया? रिसिप्ट हाथ में भैया मेरे रिसिप्ट तो 12 लाख आ गया। बेचा 12 लाख में तो हाथ में तो 12 ही आ गया। तो ये जो 12 लाख आया, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है? क्योंकि मेरे भाई आपने मशीन बेचा, आपका मशीन तो बेचना डेली का काम नहीं है। आपका तो मशीन डेली का बेचने का काम नहीं है। तो ये जो भी आपने बेचा ये तो आपका कैपिटल रिसिप्ट है मेरे भाई। कौन सा कैपिटल रिसिप्ट? अब मुझे आप एक बात ये बताओ कि कैपिटल रिसिप्ट है अगर, लेकिन आपने तो 10 का चीज 12 में बेच दिया, तो आप पीएल कैपिटल रिसिप्ट का चीज तो भैया बोले थे हम लोग बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। लेकिन मेरे भाई 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को तो हम लोग को पीएल में लेके जाना होगा। बात समझ रहे हो? फिर से, आपके पास 10 लाख का मशीन था, आप उसको 12 लाख में बेच दिए ना। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है? तो मेरे भाई ये तो कैपिटल रिसिप्ट हुआ, क्योंकि मशीन तो आपका बेचना डेली डेली काम नहीं था। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब तो वो चीज होता है जो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप जो सेल करते हो। लेकिन आप मशीन तो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल नहीं करते। तो ये मशीन आपको सेल करके जो भी रुपया है ये हमारा कौन सा रिसिप्ट हो गया मेरे भाई? ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया। अब मेरे भाई एक बात बताओ, कैपिटल रिसिप्ट तो भैया बोले बैलेंस शीट में लेके जाने के लिए, तो हम लोग पीएल में क्या लेके जाएंगे? जो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ उसको पीएल में ट्रांसफर करेंगे। समझ रहे हो? The amount of 12 lakh is a capital receipt. There is a profit on sale of machine to the extent of 2 lakh. Figure a premium amounting to 1 lakh received on issue of share. आपने आपको प्रीमियम मिला फॉर इशू ऑफ शेयर, तो क्या आप डेली डेली शेयर इशू करते हो? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आपका शेयर इशू करना डेली डेली तो नहीं करते ना। ऑब्वियसली भाई, तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है। रिसिप्ट जो हाथ में आया शेयर इशू करके। पूरा 20,000 आपको मिला गुड्स सोल्ड इन कैश। हाँ, आपका तो काम ही है ना गुड्स बेचना। तो गुड्स बेच के आपको जो भी रुपया आया वो कौन सा रिसिप्ट है मेरे भाई? रेवेन्यू रिसिप्ट है। बड़ा 5 लाख रुपया आपको रिसीव हुआ ऑन मैच्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक। आपको 5 लाख रुपया रिसीव हुआ, ताकि आपका एक तो फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी हो गया। तो डेली डेली आपका क्या फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होता है? नहीं ना। ये आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में तो आपको रिसीव नहीं हुआ। तो ये जो 5 लाख आपको रिसीव हुआ, ये तो आपका मेरे भाई कौन सा खर्चा है? खर्चा बोला कौन सा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी मिला 40,000 का। तो ये जो आपको इंटरेस्ट मिला, जो इंटरेस्ट मिला, भैया इंटरेस्ट तो हमारा, चलिए इंटरेस्ट तो हमारा डे टू डे एक्टिविटी नहीं है, लेकिन तो भी भाई इंटरेस्ट, समझ लो बात। देखो, इंटरेस्ट आपका डे टू डे एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हम लोग ऊपर में क्या पढ़े थे कि रिसिप्ट विच ऑब्टेन इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। हाँ, लाइक मान लो इंटरेस्ट इनकम। आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका बिजनेस एक्टिविटी तो आपको यही सजेस्ट करता है ना कि आप इन्वेस्ट इसीलिए कर रहे हो ताकि आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो। कोई भी इनकम को कहाँ लेके जाओगे? पीएल पे। पीएल पे ले जाना मतलब वो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट नहीं है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, सिंपल सी बात। फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको पहले 5 लाख रुपए मिला। ये जो 5 लाख रुपए मिला क्योंकि फिक्स डिपॉजिट एक मैच्योर हो गया था। तो आपका डे टू डे का तो काम नहीं है कि आप डेली फिक्स डिपॉजिट रीडिंग कराते हो, मैच्योर होता है नहीं। साल 2 साल में भैया एक तो फिक्स डिपॉजिट मेरा मैच्योर हो जाता है। तो ये जो 5 लाख रुपया सबसे पहले हाथ में आया आपके, ये तो आपका हो गया कैपिटल रिसिप्ट हो गया, जिसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब आप बताओ, साथ ही साथ हम लोग को 40,000 रुपया और रिसीव हुआ है इंटरेस्ट इनकम के नाम पे। तो मेरे भाई ये जो 40,000 रुपया आपको इंटरेस्ट इनकम में मिला, इंटरेस्ट इनकम सारा इनकम को कहाँ कैरी फॉरवर्ड करोगे मेरे भाई? पीएल में ना करोगे। और पीएल पे लेके जाओगे तो आपका कैपिटल रिसिप्ट कैसे हो गया? वो तो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा ना। जैसे 1 नंबर में भी 10 लाख का चीज अपने 12 लाख में बेच रहे थे, तो जो डिफरेंस जो 2 लाख का था वो हम लोग पीएल में प्रॉफिट ले गए ना। समझे? बोला गुड पिक्चर लिमिटेड एक सिनेमा हाउस कंस्ट्रक्ट करा रहा है। देखो एग्जाम में ऐसे ही केस स्टडी दे सकते हैं। बोला गुड पिक्चर लिमिटेड एक सिनेमा हाउस कंस्ट्रक्ट करा रहा है, और उसने इस टाइप का खर्चा इंकर किया है। पहले तो इसने सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा 9,000 का। ओके। रीपेंटिंग किया, अच्छा फर्नीचर को पेंटिंग भी कराया 1,000 का।
इंस्टॉल भी करवाया 200 का, तो क्यों बोलते हो 9,000 मैंने खर्चा किया? एक बार में प्लस करके बोलो ना, 9,000 तो किया ही, जैसे हमारी मम्मियाँ बोलती हैं, एग्जाम्पल नहीं दिया था 200। तो आप अब सबसे पहला भैया आप मुझे ये तो मत बोलिए 9,000 खर्चा किया, आप मुझे ये बोलिए मैंने तो 10,200 खर्चा किया। समझ आ रहा है? आपसे मैंने रिसिप्ट नहीं पूछा है, एक्सपेंडिचर पूछा है। एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का होता है, रिसिप्ट भी दो टाइप का होता है, दोनों सेम ही है, मैंने आपको बता दिया था कॉन्सेप्ट। आपने मशीन खरीदा, मशीन को पेंट करवाया, इंस्टॉल करवाया, तो अब आप मुझे 9,000 खर्चा मत बोलो, आप तो मुझे 10,000 का खर्चा बोलो। 10,200 का हमारी मम्मिया का एग्जाम्पल दिया था एसी का, 35 का खरीदते, मम्मी बोलती है 45 क्यों? क्योंकि मम्मी उसमें इंस्टॉलेशन चार्ज भी जोड़ लेती है। समझे? तो ये मेरा कौन सा एक्सपेंस है भैया? कैपिटल एक्सपेंस है। मेरा बिजनेस थोड़ी है फर्नीचर खरीदना बेचना, मेरा तो सिनेमा हाउस का बिजनेस है। हाँ, सिनेमा हाउस का बिजनेस है, तो मैं फर्नीचर क्यों खरीद रहा हूँ? ताकि मुझे साल दर साल मुझे बेनिफिट रिसीव हो उसका। तो नेचर ऑफ बिजनेस जरूर चेक कर लेना। हम लोग थ्योरी में भी पढ़े थे कि कभी भी सम्स करने से पहले हम लोग को नेचर ऑफ बिजनेस जरूर चेक कर लेना चाहिए। फिर बोला आपने खर्चा किया क्योंकि आपको लाइसेंस लेना है सिनेमा हॉल के लिए 20,000 का। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर कंपनी वाज फाइंड 1,000 फॉर कॉन्ट्रावाइनिंग रूल। रिन्यूअल फीस आपको इतना लगा। भैया फाइन वाइन तो बात छोड़ो, लाइसेंस नहीं लोगे तो आप सिनेमा हॉल कैसे रन करोगे? नहीं कर पाओगे। और लाइसेंस आपको बहुत जरूरी भी है, क्योंकि एक लाइसेंस आप लोगे, आप 5 साल तक आप सिनेमा शो कर पाओगे। तो लाइसेंस के लिए आपने जो भी खर्चा किया मेरे भाई, वो तो कैपिटल एक्सपेंस है, आपको उसको बैलेंस शीट पे लेके जाना होगा, है ना? लेकिन जो आपने फाइन लग गया आपको 1,000 रुपया, तो ये तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। ये जो फाइन हो गया 1,000 का, ये तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो गया, क्योंकि इससे तो आपको कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रहा जिसको हम इसको कैपिटल नेचर पे दिखाए, है ना? और आपको रिन्यूअल फीस कितना लगा? रिन्यूअल फीस 2,000 रुपया लगा। तो जो 2,000 रुपया हमारा रिन्यूअल फीस लग गया मेरे भाई, ये रिन्यूअल फीस भी मेरा कौन सा हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। फिर बोला फायर इंश्योरेंस आपने 1,000 रुपया का दिया फॉर 1 ईयर। फायर इंश्योरेंस आपने 1,000 रुपया के दिया फॉर 1 ईयर, इतना तारीख को। तो एक बात बताओ, हम लोग का महीना कब से कब तक चलता है भैया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च के बाद भैया हम लोग तो मनाएंगे न्यू ईयर। अरे अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है ना, फिर आएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और कुछ अगस्त हो गया मेरा, सितंबर हो गया। तो आप मुझे भाई मेरे ये बताओ कि मैंने 1,000 रुपया का फायर इंश्योरेंस करवाया, 1,000 रुपया का फायर इंश्योरेंस कराया अक्टूबर में, 1 साल के लिए। तो सबसे पहले भाई आप तो ये बता दो कि ये मेरा 1 साल का तो खर्चा हुआ ही नहीं। हुआ 1 साल का खर्चा? मैंने अक्टूबर में फायर इंश्योरेंस लिया जो कि 1 साल का खर्चा है, लेकिन भाई मेरा तो अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने बाद खत्म हो जा रहा है ना। तो सबसे पहला बात, आधा खर्चा तो मेरा, आधा ही खर्चा है इस साल का, बचा आधा खर्चा तो अगले साल के लिए है। नहीं बात समझते? आंसर रिकॉर्ड पढ़ो क्या लिखा है। हाफ ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पर्टेन टू द ईयर बिगिनिंग इतना, hence such amount should be treated as prepaid, the remaining amount is revenue expense। आपने अक्टूबर में आके 1,000 रुपए खर्चा किया इसीलिए ताकि आपको 1 साल के लिए फायर इंश्योरेंस मिले। लेकिन हम लोग तो अपने, भैया हम लोग तो पिछले यूनिट 2 में पढ़ के आए थे कि हम लोग तो एक्सपेंस उतना ही दिखा सकते हैं, इसी साल का एक्सपेंस दिखाएंगे, आगे साल का तो खर्चा हम लोग नहीं दिखाएंगे। लेकिन भैया इस साल तो हमारा 6 महीना बचा है, आपने तो फायर इंश्योरेंस 1 साल के लिए ले लिया, कोई बात नहीं, 6 महीना का खर्चा दिखाते हैं, 6 महीना का प्रीपेड एडवांस में बुक कर देते हैं, ये तो चलेगा। तो आपने 1,000 का खर्चा किया, 500 का इस साल का खर्चा, 500 का अगले साल के लिए खर्चा, ऐसा कर लेंगे। अब मेरे भाई ये कैपिटल नेचर है कि रेवेन्यू नेचर? तो ये कैपिटल तो नहीं है, इससे मेरा प्रोडक्टिविटी कहाँ बढ़ रहा है? कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है? कोई मुझे अर्निंग में हेल्प मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा भैया, तो इंश्योरेंस लिया है खाली, रेवेन्यू नेचर का खर्चा। फिर बोला आपने टेम्पररी हट बनाया, वही टेम्पररी हट कितना बार पढ़ लिए, दिस वेयर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा। अगर आप हट्स नहीं बनाओगे तो हट्स में लेबर लोग रहेंगे कैसे? नहीं रहेंगे तो वो सिनेमा हॉल कैसे बनाएंगे? तो सिनेमा हॉल बनने तक जो भी खर्चा होगा भाई मेरे, सब तो आपका कैपिटलाइज होना चाहिए ना। भले ही वो सिनेमा रेडी होने के बाद डिमोलिश हो जाए, लेकिन वो कौन सा खर्चा हो जाएगा मेरा? कैपिटल, कैपिटल नेचर का खर्चा हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा
दिक्कत हो तो आप कभी मुझे बनाना, मैं बहुत इजी में आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। ऐसे हम लोग अभी फाइनल मैराथन करेंगे 3-4 दिन के बाद से। फिर एक्सपीरियंस के लिए पूछ रहा है। ओवरहॉलिंग, रिपेयर कराया मेरे भाई, सबसे पहला एग्जांपल था रिपेयर। आपने रिपेयर कराया 25,000 का मोटर कार, ताकि आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिले, ये तो कैपिटल एक्सपेंस है, क्योंकि आपका एफिशिएंसी बढ़ रहा है एसेट्स का। इनॉग्रेशन एक्सपेंस कराया 25 लाख का ऑन ओपनिंग ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। और आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपने इनॉग्रेशन एक्सपेंस कराया, एग्जिस्टिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एग्जिस्टिंग बिजनेस। देखो, आप कोई एसेट खरीदो अलग बात है, इनॉग्रेशन एक्सपेंस मतलब उसमें हो सकता है आपने पार्टी दिया होगा, सबको चाय पानी पिलाया होगा, इनॉग्रेशन वेलकम। एक इनॉग्रेशन मतलब नहीं समझ रहे हो कि नया नया हम बिजनेस खोलते हैं, रिबन कटवाते हैं, इनॉग्रेशन कराते हैं, ट्रॉफी देते हैं, ये करते हैं, सब बैठ के चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे। ये मेरा कैसे खर्चा हो सकता है कैपिटल एक्सपेंस, आप सोचें। आपने कोई एसेट तो परचेज किया ही नहीं, तो खर्चा सबको पार्टी करा रहे हो इनॉग्रेशन एक्सपेंस के नाम पे। तो ये तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया ना एक तरीके से, क्योंकि ये तो मुझे कोई इनकम जनरेशन में हेल्प नहीं करेगा, समझ रहे हो। तीसरा बोल रहा है आपको 2.5 करोड़ रुपया वर्कर लोग को देना पड़ा, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट मारा। ऑब्वियसली भाई, वर्कर लोग को सैलरी मिली तो हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस ही मानते हैं ना, क्योंकि ये मेरा कोई, मुझे अगले साल थोड़ी हेल्प मिलेगा, कोई मेरा एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ा, क्या है कौन सा एक्सपेंस मेरा। बोल रहा है आप एक्सपेंस और रिसिप्ट दोनों बताओ। हाँ, हमारा एक्सपेंस भी दो तरह का होता है, रिसिप्ट भी दो तरह का होता है। बोल रहा है 10,000 रुपये आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में दिए डायरेक्टर लोग को। अच्छा, डायरेक्टर लोग मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस लेके गया, तब तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस। अरे ना 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 ना, क्यों दिए हैं परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। डायरेक्टर लोग को हम लोग रुपए इसीलिए दिए कि भाई तुम कोई कैपिटल एसेट परचेज करके लाना। तो आज आप एक बात बताऊं, मेरी मम्मी जब एसी परचेज करने गई थी, मेरी मम्मी भी तो 2,000 रुपये लगा के घर में एसी लेके आई थी, तो मेरा कैपिटलाइज हो रहा था। तो डायरेक्टर को मैंने जो भी 10,000 रुपया दिया कि डायरेक्टर जी आप जाइए अब्रॉड जाइए और कुछ एसेट्स खरीद के लाइए, तो 10,000 का खर्चा भी मेरा कौन सा खर्चा हो जाएगा भैया, कैपिटल खर्चा हो जाएगा। समझे मेरे बात। फिर बोल रहा है अमाउंट रिसिव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। भाई मेरे ये तो मैंने बताया ही था, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब जिसको आप सेल करते हो, डेटर करते हो। तो जो आपको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रुपया आता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। और जो ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं आता, लाइक मान लीजिए आपने अपना फिक्स एसेट को सेल कर दिया, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो नहीं है मेरा, तो मेरा कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है। आपको ट्रेड रिसीवेबल से रुपया मिला, ट्रेड रिसीवेबल भाई मेरा कस्टमर होता है, कस्टमर से तो रुपया मिलेगा, ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर बोला अमाउंट स्पेंड ऑन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डर बिल्डिंग ऑन द सेम साइड। अच्छा, आपने क्यों खर्चा किया, ताकि आप इस वाले बिल्डिंग से बड़ा बिल्डिंग बनाना चाहते हो, मतलब आपका बड़ा प्रोडक्ट मतलब, और ज्यादा इफिशियंसी के साथ काम होगा, हो सकता है ज्यादा मशीन लगा के अब आप ज्यादा प्रोडक्शन भी अपना बढ़ा पाओ, ये तो ऑब्वियसली भाई मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। फिर बोल रहा है अपने इंश्योरेंस क्लेम, मतलब आपके पास रुपया आया, रिसिप्ट का बात हो रहा है, खर्चा का बात नहीं हो रहा। आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ क्योंकि मशीनरी ना फायर बाई डैमेज हो गया था। तो ये आपका क्या, मतलब ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपका डेली डेली मशीन चलता है और डेली डेली आपको रुपया मिलता है, नहीं ना। है, होता है ऐसा, नहीं ना, तो ये तो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। अगर आप ना बोल रहे हो तो हमारा तो कैपिटल रिसिप्ट है मेरे भाई, समझे। अब बताओ ये नीचे का दी एक्सपेंस कैपिटल इन नेचर का है कि नहीं। बोल रहा है हम्म, दिया का बेकरार है। बोला मेसर से बीसी लिमिटेड एक रेस्टोरेंट रन करता है, ठीक है। उसने रेनोवेट कर दिया कुछ केबिन को। बिकॉज ऑफ दिस रेनोवेशन, रेनोवेशन कराने से क्या हो गया, और ज्यादा स्पेस मिल गया। अच्छा, 10 से 13 केबिन हो गया भाई। रेनोवेशन कराने से 10 से 13 केबिन, मतलब हमारा एफिशिएंसी और बढ़ गया, और हमारे रेस्टोरेंट में ज्यादा कस्टमर लोग आ पाएंगे, हम ज्यादा अर्निंग कमा पाएंगे। तो आपने जो भी 20,000 का एक्सपेंस किया मेरे भाई, सब वो हमारा कौन सा एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर बोलता है मेसर्स न्यू दिल्ली फाइनेंसिंग कंपनी कुछ गुड्स बेच रहा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस में। गुड्स बेच रहा है।
5 कस्टमर डिड नॉट पे इंस्टॉलमेंट, 5 कस्टमर लोग इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, टू रिकवर, तो हमको 10,000 रुपया खर्च करना पड़ा लीगल एक्सपेंस। अच्छा, मैंने गुड्स बेच दिया, लेकिन कुछ कस्टमर रुपए नहीं दे रहे, रुपए नहीं दे रहे ऊपर, तो मुझे खर्च करके उन लोग से रुपया निकलवाना पड़ा। तो मेरा क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ, क्या मेरा रेवेन्यू जनरेशन हुआ? तो हुआ नहीं, उल्टा तो मेरा रुपया चला गया। ये कैपिटल नेचर का खर्चा कैसे हो सकता है? तो हमारा रेवेन्यू नेचर का खर्चा है ना मेरे भाई। तो बोलता है मेसर्स बल्लभ एंड कंपनी एक मशीनरी खरीद रहा है सहाय एंड कंपनी से, जिसके लिए उसको 40,000 खर्च करना पड़ा ट्रांसपोर्ट के लिए। हाँ भाई, ऐसे ही खरीदा था, लेकिन मेरी मम्मी भी ट्रांसपोर्ट में खर्चा की थी, मेरी मम्मी तो इंस्टॉलेशन का भी खर्चा ली थी, हम तो सबको कैपिटलाइज कर देते थे। तो मेरे भाई ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मेरा कौन सा खर्चा हो जाएगा? कैपिटलाइज नेचर का खर्चा हो जाएगा, समझे बाबू? समझे कि नहीं समझे? चलो अब ट्रू फॉल्स करके हम लोग अपना यूनिट खत्म कर लेते हैं। द नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर, ये बताने के लिए कि कैपिटल है कि रेवेन्यू, कौन बोल रहा है ऐसा बात? अरे भाई, आपको नेचर ऑफ बिजनेस तो पहले पता लगाना है कि आपका बिजनेस कहीं वो चीज खरीदा बेचेगा तो नहीं है। नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। अरे भाई, नेचर ऑफ बिजनेस इज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। कैसे आप बोल रहे हो नॉट एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया? आपका नेचर ऑफ बिजनेस से तो आपको पता चलेगा ना कि आपका बिजनेस कैसा है नहीं है। अगर आप मतलब समझ रहे हो, आपको नेचर ऑफ बिजनेस ही तो बताएगा कि आपका बिजनेस का लैपटॉप ही खरीदना बेचने का है। अगर आपका बिजनेस है लैपटॉप खरीदा बेची करने का, तो आप जो भी लैपटॉप खरीदा बेची कर रहे हो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है। लेकिन आपका बिजनेस नहीं है लैपटॉप का, आप तो कपड़ा का बिजनेस चला रहे हो, तो भी आप लैपटॉप खरीद रहे हो, तो आपका कैपिटल एक्सपेंस हो गया। ये तो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। और आपने जो भी खर्चा किया मेजर रिपेयर कराने के लिए ताकि उसका प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाए, रेवेन्यू नेचर ना भाई, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है तो हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा है। इसीलिए जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, रीजन के साथ लिख देना। अमाउंट स्पेंट एज लॉयर फीस, हमने लॉयर को फीस दिया कि आप जाके सूट लड़ो, मतलब एक केस लड़ो, तो कैपिटल नेचर का कैसे खर्चा हो गया भाई? इससे मेरा कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ा। अभी तक तो हम लोग खाली हवा में जी रहे हैं कि जाके आप केस लड़ो। आपने अमाउंट खर्चा किया ताकि आप जो मतलब पुराने पुराने जो पार्ट होते हैं ना, घिसे पीते पार्ट, उसको रिप्लेस कराने के लिए आपने किया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है नहीं भाई। ये तो एक तरीका का मेंटेनेंस कॉस्ट है। टाइम टू टाइम तो मेंटेनेंस करा के आपको पार्ट्स तो चेंज कराना होगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। इसलिए ये स्टेटमेंट बोला। आपने लीगल फीस दिया टू अक्वायर प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली आपने प्रॉपर्टी खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदने के साथ आपने रजिस्ट्री करवाया, लीगल फीस करवाया, सब चीज आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बोला आपने अमाउंट खर्चा किया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट, अच्छा वही टेम्पररी हट कितना बार बोल दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, समझे? सिनेमा हॉल जब तक नहीं बन रहा है तो आप कुछ कुछ टेम्पररी हट बनवा रहे हो, तो वो सब भी तो आपका कैपिटलाइज नेचर का ही पार्ट हो जाएगा। एमसीक्यू, बोला आपने खर्चा किया 10,000 रुपया ट्रैवलिंग इसमें और डायरेक्टर, ताकि डायरेक्टर लोग आप बाहर से आके मेरा कैपिटल एसेट लेके आओ, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये तो ऊपर का ही है। अमाउंट दिया, अरे भाई लॉयर को फीस दिया, वही वाला देखो ना कि जाके मेरे खिलाफ आप लड़ो, तो मेरा कैपिटल नेचर का खर्चा थोड़ी है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा। एंट्रेंस फीस 2,000 रिसीव बाई राम एंड श्याम सोशल क्लब इज, बोला हमारे राम और श्याम सोशल क्लब को एंट्रेंस फीस रिसीव हुआ है। एंट्रेंस फीस मतलब एक तो क्लब है, क्लब, क्लब को रुपया मिल रहा है, तो क्लब को एंट्रेंस फीस। आप मान लो आप एक बिजनेस हो, बिजनेस में ओनर कुछ भी जब रुपया इन्वेस्ट करता है तो मेरा क्या होता है, कैपिटल में जाता है, कैपिटल मतलब बैलेंस शीट में जाता है। वैसे ही क्लब, ये क्लब के मेंबर लोग हैं ना जो लोग एंट्रेंस फीस दे रहे हैं, तो क्लब के मेंबर लोग जब भी एंट्रेंस फीस देंगे वो क्लब के लिए जरूर वो कैपिटलाइज पार्ट का ही होगा। नहीं समझ रहे हो? कैपिटल का पार्ट होगा तो बैलेंस शीट में जाएगा, इसलिए कैपिटल शीट। ठीक है, ओनर लोग का तो हर चीज हमारा बैलेंस शीट में जाता है, भले ही क्लब के लिए वो लोग ओनर नहीं है, लेकिन क्लब के मेंबर तो है ना? तो क्लब के मेंबर है और अगर एंट्रेंस फीस दे रहे हैं तो मेरा कैपिटल नेचर का ही हुआ। बोला सब्सिडी आपने दिया 40,000 का रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। बोला आपको सब्सिडी दिया 40,000 का गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अगर आपको कोई भी सर्विस सब्सक्रिप्शन दे रहा है जो कि वर्किंग कैपिटल के लिए है, तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट हुआ कि रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ मेरे भाई?
तो मेरे गवर्नमेंट मेरे को जो भी रुपए दे रहे हैं, तो वो तो मुझे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही दे रहे होंगे, है ना? मतलब गवर्नमेंट आपका बिजनेस को तो देख के रुपया दे रहा है, गवर्नमेंट आपको कोई एसेट ला के थोड़ी दिया है। तो गवर्नमेंट जो भी सब्सिडी देता है वो हमारा कौन सा हो जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाता है। और आपने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया, तो आपको क्या इंश्योरेंस क्लेम डेली का डेली मिलता है? डेली डेली मिलता है इंश्योरेंस क्लेम? भैया डेली तो नहीं मिलता। तो आपको कैपिटल रिसिप्ट है। भैया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे मिला, तो इंटरेस्ट आपका जो भी मिला, इंटरेस्ट इनकम तो हमेशा आपका कहाँ जाता है? पीएल में जाता है। पीएल में जाता है तो वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। कोई भी अगर आप इनकम कमा रहे हो, इंटरेस्ट वगैरह, तो उसको बैलेंस शीट पे तो नहीं, उसको तो पीएल में प्रॉफिट या लॉस दिखाएंगे, है ना? और पीएल का पार्ट है तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। बोला अमाउंट रिसीव फ्रॉम आईडीबीआई एज अ मीडियम टर्म लोन। अच्छा, आईडीबीआई से मुझे लोन मिला, तो मुझे अगर लोन मिल रहा है मेरे भाई, मतलब मैंने लोन लिया। लोन लिया क्यों? लोन लिया तो एक तरीके से मेरे माथे में मतलब कर्जा क्रिएट हो गया। कर्जा का चीज लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का चीज मतलब कैपिटल रिसीव हुआ है, रिसीव मतलब कैपिटल रिसिप्ट है ना? फिर बोल रहा आपने रेवेन्यू कमाया फॉर फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट बेच के आपने रेवेन्यू कमाया। ऑर्डिनरीली इज रिपोर्टेड एट द अर्निंग इन पीरियड इन विच सेल इज। आपने, ये तो हमारे पिछले यूनिट में भी था, आपने प्रोडक्ट सेल करके जो भी रेवेन्यू कमाया, उसको रिपोर्ट कौन से पीरियड में करोगे? जिस पीरियड में सेल हुआ। हम लोग को तो कैश से तो मतलब ही नहीं है ना, कैश मिला कि नहीं मिला, आपने सेल कर दिया तो आपको रिपोर्ट करना। तो ये जानते थे। बोला रिपेयरिंग कॉस्ट लग रहा है आपका 25,000, व्हाइट वॉश एक्सपेंस लग रहा है 5,000। वो दिस एक्सपेंस रिलेटेड टू बिल्डिंग के लिए। कॉस्ट ऑफ 2.5 लाख। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 19,000। मतलब बोल रहा है आपने अपना मतलब बिल्डिंग एक्सटेंशन करा रहे हो, तो 2.5 लाख का बिल्डिंग एक्सटेंशन करा रहे हो। एक्सटेंशन करा रहे हो, साथ ही साथ आपको कुछ रिपेयर कराना हो रहा है। साथ ही साथ मेरे भाई आपको 5,000 का व्हाइट वॉश कराना हो रहा है। साथ ही साथ आपको वायरिंग भी कराना हो रहा है। तो टोटल मिला के आपका 2,99,000 का खर्चा है। तो सारा खर्चा को आप कैपिटलाइज कर दो ना, तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिस 2,99,000। ये तो हम लोग पढ़े ही थे। मजे में खत्म हो गया मेरे भाई। देखो खत्म हो गया। देखो लगा ये हम लोग को 1 घंटा लगा, लेकिन अगर आप लोग भी 1 घंटा करोगे, और देखो ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, हाथी घोड़ा नहीं है कि आप कोई का लेक्चर देख के आप कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप आइडेंटिफाई करो। ये आपका ड्यूटी होता है कि आप कितना अच्छा इसको एनालाइज कर रहे हो कि कैपिटल एक्सपेंस है कि रेवेन्यू नेचर है। ये देखो कोई स्ट्रेट कट आपका मैथ का ये थ्योरी नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। आप ही को एनालाइज करना होगा। जर्नल एंट्रीज वगैरह जो चैप्टर है डिप्रिसिएशन, उसमें आपको सीखना होगा कि कैसे जर्नल एंट्रीज पास करें। लेकिन ये आपको कोई आके, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको आके प्रॉपर एकदम दिमाग में बैठा देगा कि ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है। कहीं ना कहीं इफ बट आपका लगा रहेगा। आप होप कीजिए, इंस्टीट्यूट के बुक में बहुत सारे समझे गए हैं। आप ये होप कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपसे बढ़िया हो जाए। और आप प्रैक्टिस करोगे इतना सारा सम्स, मुझे लगता है अगर आप 2 बार प्रैक्टिस कर गए तो आप बहुत बढ़िया आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो कैपिटल नेचर का खर्चा है कि रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। बात बाकी हमारा चैप्टर यूनिट 1, 2, 3 सब हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ यूनिट 4, 5, 6 जितना हो सके कराऊंगा। यूनिट 7 को हम लोग खासकर प्लान है कि टच ही ना करें, नहीं तो एक बार ऊपर ऊपर से कर लेंगे, लेकिन यूनिट 7 में से बेसिकली कुछ करने का नहीं है, क्योंकि यूनिट 7 जो भी है आपको एएस और इंडिया के सिर्फ नाम बताए गए। तो कि आप इंटर और फाइनल लेवल में पूरा सब्जेक्ट है एएस, पूरा सब्जेक्ट है इंडियास, और डिटेल में पढ़ोगे पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। जो भी हो एनीवेज, आप हमारे सब्जेक्ट में हम लोग थोड़ा थोड़ा टच करेंगे। आप लोग का बस यही है, देखो रिक्वेस्ट कि आप लोग घर में प्लीज थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा सा तो पढ़े। देखो क्योंकि सीए फाउंडेशन का एग्जाम है। अब बच्चा लोग का हमारा 10, 12 जैसा एग्जाम नहीं रहा, तो हमें भी ये कोशिश करना है कि हम थोड़ा सा तो एफर्ट्स अपने आगे से दे। बाद बाकी गुड नाइट, जय श्री श्याम, गुड इवनिंग, जिस टाइम आप देखते हो। अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए। धन्यवाद।